तो शुरुआत करें। चलिए, पीडीएफ में आपके लिए ओपन कर लेता हूं, जिस पीडीएफ से हमें करना है डिस्कस। बाकी किसी का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ पता है आपको। तो मुझे पीडीएफ ओपन करना है, क्योंकि देखो पीडीएफ से क्या रहता है कि पीडीएफ में जब सारी चीजें लिखी होती है ना, तो मेरा काम रहता है एक्सप्लेन का। क्योंकि अगर मैं खुद लिखूंगा तो उसमें वक्त ज्यादा लगेगा, और वक्त की बहुत व्यस्तता है, इतनी कि पूछो मत। चलिए, आज के टॉपिक के तौर पर जो कंसेप्ट आपको लिखना है, आज सबसे पहले तो अपनी डेट डालो कि डेट क्या है। डेट के बाद कंसेप्ट का नाम लिखिए, क्योंकि हम कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो आज पहला कंसेप्ट जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, दिस इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजीज, यानी जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा। देखो, वैसे तो आपको कई टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताया है, क्यों। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, अगर सिंपल सरल शब्दों में बोला जाए तो वायरलेस में आपको याद होगा कि हमने जब नेटवर्क बनाया था, तो नेटवर्क क्या होता है भाई, दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ना, दिस इज अ नेटवर्क। तो आप जानते हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। तो आपको ये भी पता है कि जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से जुड़ती है तो उसके दो तरीके निकल के आते हैं। पहला, उसको हम वायर्ड में जोड़ सकते हैं, और दूसरा, उसे वायरलेस जोड़ा जा सकता है। वायरलेस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिना वायर की डिवाइस को कनेक्ट करती है। अगर इसका डेफिनेशन आपको ऐसे मिल जाए तो सिंपल सरल हो जाता है। सही है, ठीक है। अब जितनी भी आपने पढ़ी है, जैसे वायरलेस में अगर मैं आपका ना, वायरलेस का सिंपल सा चार टेक्नोलॉजी तो मेन ही थी। क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया में जब हम गए थे तो ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास चार, पहला कौन सा था, करे याद, बताएं मुझे, मैं आता हूं सीधे। नहीं, पहले पीडीएफ वगैरह की बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ब्लूटूथ। आपको याद होगा, ब्लूटूथ वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो किस नेटवर्क में यूज करी जाती है, सर पैन में। क्यों, क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट करने के दो तरीके थे, अगर वायर्ड में जा रहे हो यूएसबी, और वायरलेस जा रहे हो तो ब्लूटूथ, यही तो था। चलिए, अब ब्लूटूथ के बारे में वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपकी जिस डिवाइस में आप क्लास ले रहे हो उसमें ब्लूटूथ है और उसका यूज भी किया है। तो देखो, यूज करना हमारे लिए काफी सरल और सिंपल हो जाता है किसी भी चीज को समझना। लेकिन वही टॉपिक आ गया है तो टॉपिक को एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ये भी हमारे लिए एक विषय है। देखो, आपने ब्लूटूथ यूज किया है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन यूज और किताबी लैंग्वेज की जो टर्म है उनको रिलेट कर लोगे तो फिर यूज और शार्प हो जाएगा। बस यहां पर ये समझाना। वैसे ब्लूटूथ के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, तो मैं बस उसे रिकॉल कराना चाहता हूं। पहला, जब शॉर्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, क्वेश्चन आया था कल और मैंने उसको वाईफाई लगा दिया था, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस की जब भी बात की जाए, शॉर्ट रेंज में वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहली अप्रोच हमारी ब्लूटूथ होती है। लेकिन इन केस ऑप्शन में अगर एनएफसी मिल जाए, एनएफसी, तो एनएफसी ब्लूटूथ से भी कम रेंज का होता है, जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ब्लूटूथ और एनएफसी वाईफाई ये सब मिल जाए और फिर आपको आंसर चूज करना हो, तो आप ब्लूटूथ की जगह एनएफसी चुनेंगे। लेकिन अगर एनएफसी नहीं है तो आपकी पहली चॉइस ब्लूटूथ होना चाहिए। ब्लूटूथ से हम किन किन डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो वही मोबाइल फोन में आप माउस कीबोर्ड इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ब्लूटूथ का यूज आपने ऐसे ही किया है। अब कुछ यूज समझते हैं, जैसे अगर आपको ब्लूटूथ से प्रिंटर कनेक्ट किया है तो वही प्रिंटर से हम सीधा प्रिंट दे सकते हैं। ब्लूटूथ सभी डिवाइस को कम लागत में ट्रांसमिशन चिप के माध्यम से, मतलब अगर बोला जाए जितनी भी ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस होती हैं उनका लोएस्ट जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि एक ट्रांसमिशन ट्रांस रिसीवर सिम है, चिप है, जिसके माध्यम से हमारी डिवाइस कनेक्ट हो जाती है। ब्लूटूथ में अगर डेटा ट्रांसफर पूछा जाए, डेटा ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी रेट, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है। ये भी देख लेना है, उतना ज्यादा
ध्यान देने वाला विषय नहीं, लेकिन कभी अगर पूछ ले रीट कौन सी है तो भी बता सकते हैं। रेंज, रेंज 10 मीटर है, क्यों? क्योंकि पैन एरिया का नेटवर्क ही 10 मीटर है। आपको याद होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज है वो हमने 10 मीटर पढ़ी है, 10 मीटर थी ना बस। तो ब्लूटूथ की भी रेंज लगभग 10 मीटर होगी, तो इसमें भी कोई बड़ा विषय नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर ये है कि द डिवाइस इज इन पीको नेटवर्क इन द मास्टर सेल्वेस कन्वर्गेशन में। क्या मतलब है कि भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क में, जिसे हम पैन कहते हैं, पैन में जब ब्लूटूथ का यूज करके कोई डिवाइस कनेक्ट हो रही है तो उसे हम पीकोनेट कहते हैं। बस इतना सा है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में कि जब किसी डिवाइस को ब्लूटूथ से जोड़ा जा रहा है तो उसका नाम पीकोनेट है। तो पीकोनेट को आप ऐसे मत समझना कि हमने नहीं पढ़ा। पीकोनेट हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, ब्लूटूथ वाली डिवाइस की कनेक्टिविटी को डिफाइन करने की बात करता है। ठीक है, ब्लूटूथ के माध्यम से हम 256 तक डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। ये पर नोड का यही रेशो रहता है। अगर पर नोड का रेशो देखोगे ना तो लगभग यही है। तो मुझे ब्लूटूथ से आपने किन किन डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं मुझे बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडफोन छपा है। देखो लैपटॉप से आप अपने मोबाइल फोन को, यहाँ पर प्रिंटर को, दूसरे लैपटॉप को, सेल फोन को, माउस को, कीबोर्ड को, इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है बाय ब्लूटूथ। तो सबसे शॉर्ट रेंज जो वायरलेस टेक्नोलॉजी आती है दैट इज ब्लूटूथ। इसको हमने नया नहीं किया, मतलब नया नहीं पढ़ा, जो पढ़ा था उसी को थोड़ा शार्प कर लिया बस। थैंक यू जी, थैंक यू। राजश्री, राजश्री जी का मैसेज है जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। चलिए, वैसे सीधे शब्दों में नहीं लिखा, सीधे शब्दों में लिख देते तो वही वो शान खत्म होने वाली बात हो जाती। क्यों? वायरलेस लैन पूछा है। जिस प्रकार से पर्सनल एरिया नेटवर्क में विदाउट वायर यानी वायरलेस कनेक्ट करना तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, जिसका अभी हमने जिक्र किया। वहीं अगर लैन में बिना वायर के कनेक्ट करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? उन्होंने सीधा नहीं लिखा, वायरलेस लैन लिख दिया है। बट अगर आप चाहें तो सीधा तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भाई लोकल एरिया नेटवर्क में हम किसी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो केबल कनेक्शन था वो था ईथरनेट, और जो वायरलेस था उसका नाम क्या था? आप बोलोगे सर वाईफाई। चलिए वाईफाई ही है ये, लेकिन उन्होंने सीधा नहीं बोला, उल्टा चलने की आदत है ना। चलिए अब वाईफाई कैसे आया उसको उसमें पहुंचते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, जरूरत नहीं है। आगे जाते हैं सीधा। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEEE। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEEE, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEEE। क्या नाम है? IEEE। कोई फुल फॉर्म जानना चाहता है तो फुल फॉर्म भी मैंने यहां पे मेंशन किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। यही हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को में एक स्टैंडर्ड नंबर प्रदान करता है फॉर अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। IEEE जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोकल एरिया नेटवर्क में वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड एक नंबर देता है कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क का जो यूज कर रहे हैं वो इस नंबर के तहत अपनी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, और उस डिवाइस का बाद में पॉपुलर नाम जिसे आप जान रहे हैं वो है वाईफाई। तो सिंपल ये शब्द में आपको ध्यान रखना है कि भाई वायरलेस टेक्नोलॉजी की जब बात है तो हम लैन की बात कर रहे हैं, और लैन में जो वायरलेस टेक्नोलॉजी आती है उसका नाम है वाईफाई। लेकिन वाईफाई का एक स्टैंडर्ड भी है 802.11। अब 80.11 ये स्टैंडर्ड नंबर है, ये अगर आप नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, दिस इज अ स्टैंडर्ड नंबर। अब स्टैंडर्ड नंबर ये किसने दिया है? स्टैंडर्ड नंबर अभी यहां पे बता दिया कि स्टैंडर्ड नंबर दिया है IEEE ने।
तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। लोकल एरिया नेटवर्क में किसी वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड है, नंबर है 802.11 और इसका नाम है वाईफाई। ठीक है, और वाईफाई के बारे में आपने ऑलरेडी जिक्र किया है। अब जैसे ब्लूटूथ सरल था वैसे वाईफाई सरल हो जाएगा। क्या करता है वाईफाई, सुने भाई। तो लिखा हुआ है इन नेटवर्क में लैपटॉप मोबाइल जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ हम एक्सेस पॉइंट नाम डिवाइस का मतलब एक्सेस पॉइंट नामक डिवाइस भी होते हैं जो अक्सर बिल्डिंग में यूज होते हैं। ठीक है, एक्सेस पॉइंट एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम वायरलेस राउटर स्विच हब से कनेक्ट करने के लिए वायर लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और एक्सेस पॉइंट वायर नेटवर्क में जुड़े सभी डिवाइसेस को एक एक्सेस पॉइंट इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन देता है। वाईफाई यूजर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क के में घूमने की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी एक्सेस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि जब एक्सेस पॉइंट मतलब ये समझिए कि वाईफाई, भाई वाईफाई ही वो एक्सेस पॉइंट है जो हमें अपने नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। और एक्सेस पॉइंट देखो, एक्सेस पॉइंट तो हमारा हॉटस्पॉट भी देता है। पर मोबाइल में आपने हॉटस्पॉट यूज किया होगा, हॉटस्पॉट भी एक्सेस पॉइंट देता है। जिस प्रकार से राउटर हमारा एक्सेस पॉइंट प्रदान करता है और उस राउटर से अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम वाईफाई का यूज करते हैं। तो एक्सेस पॉइंट का मतलब है कि एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी देना, और उस एक्सेस पॉइंट से जब डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो वाईफाई का हम यूज करते हैं। भाई एक्सेस राउटर में जब एक्सेस पॉइंट दिया तो हमने मोबाइल, लैपटॉप या दूसरी डिवाइसेस, पीसी, इन सबको वायरलेसली कनेक्ट किया, भाई वाईफाई यूज। अब मोबाइल में भी हॉटस्पॉट हम एक्सेस पॉइंट की तरह ही यूज करते हैं, वहां से भी अगर मोबाइल से हम यूज करना चाहते हैं तो हम वाईफाई का यूज करते हैं। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में जब एक्सेस पॉइंट से ही हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वहां पे वाईफाई का सीधा यूज आ जाता है। अब वाईफाई के लिए जो जरूरी पॉइंट है ना वो ये है कि वाईफाई का जो स्टैंडर्ड नंबर है, जब वाईफाई आया था लगभग 1997 में, जो हमने ऑलरेडी टाइमलाइन में देखा था, उसका स्टैंडर्ड था 802.11। लेकिन आज अगर आप ट्रेंड के आधार पर जाते हैं तो वाईफाई की कई वेरिएंट हैं, कई वेरिएंट हैं। लेकिन आपको इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि भाई वो स्टैंडर्ड डायरेक्टली नहीं पूछेगा, थोड़ा टर्न करके पूछेगा। जैसे अभी हाल ही में पेपर आया था जिसमें पूछा था वाईफाई का स्टैंडर्ड क्या है, वाईफाई का स्टैंडर्ड यानी वाईफाई का नंबर, तो 802.11 में हमें लगाना था। एक बार पूछा था कि वाईफाई का जो स्टैंडर्ड नंबर है वो किसने असाइन किया है, तो IEEE हमें ऑप्शन डिफाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे कई वेरिएंट है, आप थोड़ा सा टर्न घुमा के रखिएगा। देखो पहले वाईफाई आया तो उसका स्टैंडर्ड 802.11 है। फिर उसके वेरिएंट में थोड़ा अपग्रेड किया गया। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अपग्रेड करने का मतलब उसकी स्पीड बढ़ाना, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं आज के हिसाब से वो स्पीड में कहीं ना कहीं ले जा रही। पहले स्पीड थी 1-2 Mbps जाता था, लेकिन जब वाईफाई 1 आया तो 1-2 से लेकर 10 तक स्पीड ले गई, यानी 11 मैक्सिमम रखी गई। फिर वाईफाई को और अपग्रेड किया गया, और अपग्रेड किया गया। फिर वो स्पीड थी ना वो 6 से लेकर मैक्सिमम लगभग 54 तक चली गई। फिर और आगे गए तो हमने 600 तक स्पीड करी। फिर ऐसे ऐसे हम बढ़ाते गए स्पीड, और आज जो लेटेस्ट वर्जन है वाईफाई का 6 या फिर 6E, इनका जो स्टैंडर्ड है 802.11 तो होता ही है, इसमें AX है जो 2021 में आया है। तो अगर पूछ लें कि लेटेस्ट वाईफाई का स्टैंडर्ड कौन सा है, वाईफाई का सॉरी जनरेशन, तो वाईफाई 6 है। और स्टैंडर्ड पूछा जाए तो 802.11 के साथ AX लगा देना। एक बार एग्जाम में पूछा गया था वाईफाई का जो सेकंड वर्जन है उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो सेकंड के लिए हमारा वाईफाई 802.11 के साथ A लग जाता है। ऐसे आपको याद करना है। वाईफाई का 3 जनरेशन है वो 8011 के साथ G लग जाता है, 4 के साथ जाए तो 11 के साथ N लग जाता है, और 5 के साथ जाए तो AC लग जाता है। तो वाईफाई का जो 5 वर्जन है वो 802.11 के साथ AC लगा दें तो स्टैंडर्ड बन जाता है। स्टैंडर्ड यानी वो नंबर जो IEEE ने दिया है। कब आया था वो मैंने लिखा है, तो उतना ज्यादा नहीं है भाई, थोड़ा सा एक बार स्टैंडर्ड पढ़ लेना, क्योंकि जो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे देंगे कि आप एलिमिनेट करके खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे की टेक्नोलॉजी पर जिसका नाम है RFID।
ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, RFID। सबसे जरूरी फुल फॉर्म, क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ा भाई, ब्लूटूथ और वाईफाई, ये दो अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया वो आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। लेकिन अब जो तीसरी आ गई वायरलेस टेक्नोलॉजी, RFID, ये आपने नहीं पढ़ा। तो सबसे जरूरी इसका फुल फॉर्म, जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या है फुल फॉर्म? सब वायरलेस फिडिलिटी है, जो कि रेडियो वेव्स का यूज करता है। यही था ना, बस यही था। आगे चलें। RFID क्या आता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फुल फॉर्म की बात की जाए तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। तो RFID यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो RFID क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज करता है, और किसी वस्तु पर एक टैग लगा होता है, जिससे ऑटोमेटिक रूप से उसकी पहचान और उसको ट्रैक करने के लिए इसी फील्ड का यूज करेगा। यानी RFID एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड के यूज की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर एक टैग लगा है, उस टैग को इसी फील्ड से हमारा ये पहचानेगा, पहचाने के साथ साथ ट्रैक भी करेगा। RFID में दो मेन कंपोनेंट माने जाते हैं, दो मेन। पहला टैग, जिसपे हमारे उस आइटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, और दूसरा हमारा रीडर, जो उस टैग से सारी जानकारी को पढ़कर हमें डिकोड करता है। तो दो मेन कंपोनेंट, टैग जिसमें सारी जानकारी स्टोर है, और उस टैग को रीड करने के लिए जो रीडर यूज किया जाता है वो दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा। RFID का यूज अगर आपने कहीं देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, एक बार कमेंट बॉक्स में। अगर आपने RFID का यूज देखा है, फिर तो मैं एग्जांपल दूंगा ही दूंगा। देखो, लोग ब्लूटूथ का दे दिया, वाईफाई का दे दिया, तो RFID का भी देना है। एग्जांपल बताएं पहले, अगर आपने यूज किया है तो। आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आ नहीं रहा है भाई। RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका जो यूज होता है ना, वो फास्टैग में होता है भाई। टोल प्लाजा पे जो टैक्स, रोड टैक्स लगता है ना, टोल, वो हमारा फास्टैग। यस, टोल पर बिल्कुल सही है। लिखना कैसे है? तो देखो, लिखने के लिए देखो, सबसे पहला पॉइंट इसकी फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो किसमें, RFID में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तीसरा पॉइंट लिखो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हमारा टैग और दूसरा रीडर। टैग के आगे लिखो कि इसमें सारी जानकारी होती है, स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन। और ये क्या करता है? रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टैग टू कन्वर्ट अ डिजिटल लैंग्वेज, दिस इज द रीडर। ऐसे आपको लिखकर चलना है। अब आता है, वैसे टैग जो होते हैं ना RFID में, टोल वाले, वो दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, टैग के रीडर, एक होता है हमारे पास एक्टिव, एक पैसिव होता है। पैसिव पर जाएंगे तो पैसिव का मतलब है कि ये पावर, ऐसा रीडर जो सिग्नल से संचारित होता है, इसकी खुद की पावर नहीं होती। और एक ऐसा रीडर एक्टिव होता है जो खुद की पावर जनरेट करके ही जानकारी रीड करता है। तो उस पर उतना दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि वो उतना जरूरी है नहीं। सीधा अगली टेक्नोलॉजी पर आ जाओ, जिसका नाम है लाइफाई। क्या कहते हैं? लाइट फिडिलिटी, नाम में डेफिनेशन है। लाइट यानी ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स की नहीं, लाइट वेव्स का यूज करता है। जिस प्रकार से हमने वाईफाई पढ़ा था, जिसे वायरलेस फिडिलिटी कहते हैं, तो वाईफाई में जो वेव्स यूज करी जाती है वो रेडियो वेव्स होती हैं। कौन सी?
रेडियो वेव्स। लाईफाई में लाइट रेडियो नहीं, लाइट वेव्स का यूज किया जाता है किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और लाईफाई हमारा वीएलसी का एक एप्लीकेशन है। वीएलसी जिसे हम कहते हैं विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। एक लास्ट है जिसका नाम है जिगबी। जिगबी वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, लेकिन एक वायरलेस प्रोटोकॉल है ये। इसका भी यूज देखेंगे। और जब आप कहेंगे कि इसका यूज सर हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ चीज जरूरी चीजों में यूज होता है। इसे कम पावर, कम डेटा रेट के लिए डिजाइन किया जाता है। और इसका मेन जो उपयोग है होम ऑटोमेशन या सेंसर नेटवर्क आईओटी डिवाइसेस में किया जाता है। मतलब ये है, आपने देखा होगा जब आप मॉल में जाते हैं, मॉल में, तो मॉल में जैसे ही आपने एंट्री करी तुरंत दरवाजा खुल जाता है। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है वो जिगबी ही होती है। भाई घर में कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो ऑटोमेटिक काम करती हैं, ऑटोमेटिक। सेम ऐसे ही भाई घर में गए, जैसे व्यक्ति पहुंचा फैन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो वो हमारा जिगबी प्रोटोकॉल वायरलेस टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करता है। मेन तो मैंने सेंसर का एग्जांपल दे दिया, तो उससे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां पर जाना है जाइए। मेरा काम है एक्सप्लेन करना, तो वो मैं कर रहा हूं। तो ये हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। बाकी वायरलेस में आपने इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इनका तो देखा ही था, इनमें कोई ज्यादा, क्योंकि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में हमने इन चारों की ही बात करी रेडियो वेव्स के साथ, तो वो तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बतानी थी तो मैंने इनका जिक्र किया। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पर जो कि मेन है, जिसका नाम है प्रोटोकॉल्स। भाई जब कम्युनिकेशन की बात करी थी ना, कम्युनिकेशन में हमारे पास एक कंपोनेंट प्रोटोकॉल भी था। 5 कंपोनेंट थे, आपको याद होगा। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा कम्युनिकेशन चैनल, चौथा मैसेज, पांचवा प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या था? हाँ, टीवी रिमोट में इंफ्रारेड, वो हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोकॉल्स, अगर कोई प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, यानी ऐसे नियम जो हमारे ट्रांसमिशन में लागू होते हैं। जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो सेंडिंग हो या रिसीविंग हो, वहां पर जो रूल अप्लाई होंगे वही हमारे प्रोटोकॉल हैं। लेकिन जब प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो प्रोटोकॉल पढ़ने में हमारा थोड़ा सा परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल इतने लॉजिकल होते हैं कि अगर आपने नाम ध्यान से नहीं सुना तो फिर उसका लैंग्वेज वहीं पे फिनिश हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल में आप कम से कम 2 चीज याद जरूर रखना। आपको लग रहा है कि आप उन दोनों चीजों को याद नहीं कर पा रहे, तो आप उनको दोनों जो पॉइंट है ना उनको नोट जरूर कर लेना। 2 पॉइंट, पहला जो भी फुल फॉर्म आएगा उसका, सॉरी, जो भी प्रोटोकॉल आए उसका फुल फॉर्म क्या है, और जो प्रोटोकॉल आएगा उसका यूज क्या है। बस ये 2 पॉइंट अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो कम से कम ये दोनों तो लिखना ही है आपको। ये दोनों तो लिखना ही है, क्योंकि प्रोटोकॉल से डील करना है तो ये दोनों कंसेप्ट आपकी नोटबुक में होना चाहिए। अगर नोटबुक में नहीं है तो अब मैं समझूंगा कि आपको याद है, तो फिर तो परेशानी है ही नहीं जब आपको याद है तो। प्रोटोकॉल क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैंने आपको एक झटके में बता दिया कि प्रोटोकॉल वो है जो हमारे डेटा कम्युनिकेशन में रूल्स को अप्लाई करता है। तो ये सारी कंडीशन है कि भाई कोई एक दूसरी जगह पर दूसरा नेटवर्क है, वहां पर डेटा भेजना है, तो वहां पर प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। मतलब ये लिखा है ना, सेंडर और रिसीवर दो अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर हैं, अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल, मतलब नेटवर्क पे हमें डेटा भेजना है, तो वहां पे हम सीधा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा।
ठीक है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि नेटवर्क में एक दूसरे की पहचान ये सब नोड के माध्यम से प्रोटोकॉल हो जाता है। ठीक है, मैं सीधा आता हूं टू द पॉइंट कि जब प्रोटोकॉल को समझना है तो प्रोटोकॉल को समझने के लिए मैंने आपके लिए तीन कैटेगरी बनाई है। तीन। पहली कैटेगरी जो हमारे प्रोटोकॉल के मतलब प्रोटोकॉल में कम्युनिकेशन की बात करेगी, मतलब आदान प्रदान की बात करेगी। एक दूसरी कैटेगरी आती है मैनेजमेंट की, कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन में मैनेजमेंट में काम आएगा। एक तीसरी प्रोटोकॉल की कैटेगरी है जिसका नाम है सिक्योरिटी, मतलब हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजी, कोई भी डेटा भेजा तो उसमें सिक्योरिटी डिफाइन करनी है, मतलब डेटा अनऑथराइज एक्सेस ना हो उसके लिए भी हमने एक रूल डिफाइन किया। एक रूल नहीं, उसकी भी कैटेगरी बनाई है। तो प्रोटोकॉल को मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसकी तीन मेजर कैटेगरी है। पहली कम्युनिकेशन, मतलब जो आदान प्रदान होगा तो कौन से प्रोटोकॉल काम में आएंगे। दूसरा, उस आदान प्रदान में मैनेजमेंट करना है तो कौन से प्रोटोकॉल काम में आते हैं। और अगर उस आदान प्रदान में हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन से हैं। ये क्यों जरूरी है? देखो, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट की मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता कि इस पे कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनका पहला सवाल तो यही बनता है कि इनमें से कौन सा एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। पहला सवाल तो यही है। इसीलिए सिक्योरिटी कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कैटेगरी। प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स के नाम पर हमारी कम्युनिकेशन कैटेगरी, क्योंकि भाई प्रोटोकॉल का नाम ही था सेट ऑफ रूल, यानी जब आदान प्रदान होगा तो वहां पर जो रूल डिफाइन करेगा वो हमारा कम्युनिकेशन। और आदान प्रदान में हम कम्युनिकेशन की ही बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर प्रोटोकॉल आया हमारे पास HTTP। तो मैंने बताया था कि कम से कम दो चीजें अपने पास रखना। सबसे पहले उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई पूछे ना, मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा कॉमन यूज का कोई प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछता है तो हम HTTP की ही बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे OSI मॉडल की लेयर नंबर 7 पे काम करता है। अब यहां पर एक नया सवाल आ गया कि सर हमें OSI मॉडल की लेयर 7 नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं, भी होल्ड पे देखो, जो चीजें आपको पता है उसको तो यहीं पे क्लियर करो। अब जो नहीं पता तो वो कंसेप्ट आप आगे कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर OSI मॉडल की लेयर 7 लिखा है तो वो लेयर 7 आगे पढ़ाऊंगा जिसका नाम एप्लीकेशन है भाई। दूसरा, इसे दो या दो से अधिक सिस्टम के बीच में हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसमिट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी इंटरनेट पर कोई भी डेटा भेजना है वो हाइपर टेक्स्ट वाला। हाइपर टेक्स्ट जानते हैं? तो मैं बता देता हूं, दो शब्द हैं इसमें। दो शब्द हैं इसमें, पहला है हाइपर और दूसरा है टेक्स्ट। क्या मतलब है इसका? देखो, हाइपर की जब भी बात आती है, हाइपर के लिए मैंने आपको MS वर्ड में भी बताया था कि हाइपर जहां पे मिले समझ जाना लिंक की बात हो रही है। अब हाइपर टेस्ट अकेला ओनली टेस्ट ही नहीं भेजता, हमारे जितनी मल्टीमीडिया के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के लिए भी डील करता है। चाहे वो हमारे पास मतलब ऑडियो हो, वीडियो, इनके साथ भी हम लोग शेयर की बात कर लेते हैं। मतलब मल्टीमीडिया के और भी ऑब्जेक्ट हमें इस हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट टेक्स्ट ज्यादा होता है इसीलिए हाइपर के साथ टेक्स्ट सीधा हमने लिंक किया है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि लिंकिंग टेक्स्ट को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हमारा HTTP काम में आएगा, जो कि OSI मॉडल की लेयर नंबर 7 पे काम करता है। इतने से काम हो जाएगा, मुझे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है दूसरा जिसका नाम है TCP, और एक तीसरा आता है UDP। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को अब एक साथ पढ़ेंगे, TCP और UDP। देखो ऐसे लिखो, TCP और लिखना नीचे UDP। इन दोनों में एक कॉमन बात यह है, इन दोनों में एक कॉमन बात यह है कि हमारे ए OSI लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। जो लेयर नंबर 4 है, TCP और UDP में कॉमन बात यह है कि हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही प्रोटोकॉल हैं जिनका नाम है TCP और UDP। ये पहला पॉइंट है जो आपको स्पेशली याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन क्यों, सबसे कॉमन क्या है सर?
इनका फुल फॉर्म। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, अगर दोनों का डेफिनेशन लिखना सॉरी फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो फुल फॉर्म ऐसे लिखिए। तीसरा कि सर इसका यूज कहां होता है, तो यूज सुनिए भाई, यूज मेन है क्योंकि दो ही पेज फुल फॉर्म के बाद यूज की हम लोग बात करते हैं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। यूटीपी नहीं होता, यूडीपी है। अगर यूडीपी का पूछा जाए, यूडीपी का होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस होता है, ये कनेक्शन लेस होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? देखो ये हमारे कम्युनिकेशन में रखे जा रहे हैं और टीसीपी से हम कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन का मतलब है, सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं, भाई किसी को ईमेल करना है तो सामने वाले की ईमेल की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? मतलब जब एक सेंडर किसी रिसीवर से कनेक्ट करना चाहता है तो उसके बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। दिस इज अ टीसीपी। यूडीपी में क्या होता है कि हमें कनेक्शन स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में कोई कनेक्शन नहीं है भाई। कोई स्टेडियम में मैच चल रहा है, उसकी कास्टिंग की जा रही है, जो भी इसके कांटेक्ट में है आप कनेक्शन उसका मतलब कास्टिंग कीजिए। आपको लग रहा है कनेक्ट नहीं करना तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं एग्जांपल भी रखूंगा कास्टिंग का, लेकिन एक बार आप अगर जानना चाहते हैं तो मैंने यूज तो बता ही दिया है। कनेक्शन होता है, एग्जांपल देखो, हमने ईमेल देखा, ईमेल के साथ साथ अगर हम फाइल भी भेजना चाहते हैं, फाइल एफटीपी, तो एफटीपी हमारा टीसीपी में ही आता है। और एक होता है स्ट्रीमिंग, जिसकी अभी मैं बात करूंगा, स्ट्रीमिंग की बात करूंगा, लेकिन एक बार हम यूडीपी में चले जाते हैं, जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन लेस होता है। और इसमें एक पॉइंट और है, एक पॉइंट जो मैं बताना और भूल गया यहाँ पर, एक होता है कि अगर आप रिलायबल स्ट्रीमिंग चाहते हैं, रिलायबल स्ट्रीमिंग का मतलब है कि हम जो स्ट्रीमिंग करें और ये डिफाइन करें कि हमारी स्ट्रीमिंग होगी ही होगी, सही होगी। यानी जो डेटा हम भेज रहे हैं उसकी डिलीवरी अगर डिफाइन करना चाहते हैं कि उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, तो वो हमारा टीसीपी में आ जाता है। वही अगर आप अनरिलायबल मैसेज की बात करें, मतलब जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आप डेटा भेज रहे हैं वो सामने वाले के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, वो हमारा यूडीपी होता है। ये दूसरा पॉइंट है जो यूडीपी और टीसीपी में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो कनेक्शन और कनेक्शन लेस ये डिफाइन करता है उनके यूजेस का, तो वो तो है ही मेन। लेकिन अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि टीसीपी हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल या रिलायबल मैसेज डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। और यूजर डेटाग्राम जो यूडीपी है वो अनरिलायबल होता है। अनरिलायबल का मतलब है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रीमिंग होगी ही होगी। और टीसीपी हमारा स्लो स्ट्रीमिंग में काम करता है, मतलब थोड़ा स्पीड कम होती है। और यूडीपी में जो स्ट्रीमिंग की स्पीड है ना, जो ट्रांसमिशन की स्पीड है, वो ज्यादा होती है। यूडीपी का जो एग्जांपल है, यूडीपी का अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो तो मैंने स्ट्रीमिंग में एक एग्जांपल दिया जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग। और टीसीपी का जो एग्जांपल है वो है यूनिकास्टिंग। ब्रॉड में, सॉरी, यूडीपी हमारा मल्टीकास्टिंग में भी आ जाता है। भाई जितनी भी स्ट्रीमिंग मीडिया है ना, स्ट्रीमिंग मीडिया, चाहे वो न्यूज शो हो, क्रिकेट के मैचेस हो,
ये सब हमारे यूडीपी के ही एग्जाम्पल हैं। ईमेल कर रहे हो, कोई फाइल भेज रही हो, टीसीपी के एग्जाम्पल्स हैं। एक सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यूडीपी और टीसीपी का, आपकी देसी लैंग्वेज में। जैसे भाई यूडीपी और टीसीपी में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये आपका घर है और आपको जाना है रेलवे स्टेशन। आपने क्या किया? एक ऑटो रिक्शा किया। आपने एक ऑटो रिक्शा किया, आप उसमें बैठ गए और अपनी दूरी तय करने लगे। अब यहां पर आएगा टीसीपी और यूडीपी। आपको टाइम पता करना है, आपको टाइम पता करना है, और आपका मोबाइल पॉकेट में है और हाथ में वॉच नहीं है, तो क्या करेंगे आप? अंदाजा लगाइए क्या करेंगे। भाई जो ऑटो चलाने वाला ड्राइवर है उससे पूछेंगे, जाहिर सी बात है। तो यूडीपी और टीसीपी कैसे पूछेगा वो सुनिए। अगर टीसीपी टीसीपी है तो कनेक्शन बनाएगा। पहले कनेक्शन कैसे बनाएगा? वो पहले बोलेगा कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहां पे रहता हूं और यहां से वहां जा रहा हूं, प्लीज भैया टाइम बता दीजिए। ये है टीसीपी, जो पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा हमारे और उसके बीच में। और यूडीपी क्या करेगा? कनेक्शन लेस है, इसे कनेक्शन बनाने की मतलब नहीं, इसे सिर्फ स्ट्रीमिंग से मतलब है। तो यूडीपी अगर वो व्यक्ति होता या यूडीपी का यूज करता तो वो कनेक्शन नहीं बनाता, वो सीधा पूछता टाइम कि भैया टाइम क्या है, तो सीधा टाइम आ जाता। नहीं बताता मर्जी कि भैया मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो बोल देता मेरे पास मोबाइल नहीं। वहां पे दोनों चांसेस रहते हैं। डेटा भेजा भी जा सकता है। अनरिलायबल का मतलब गारंटी नहीं है कि पहुंचेगा ही पहुंचेगा। भाई यूडीपी में जो अनरिलायबल क्यों डिफाइन किया गया था? अनरिलायबल इसीलिए डिफाइन कराया था क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है कि डिलीवर होगा ही कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी। लेकिन टीसीपी में श्योर गारंटी है कि डेटा ट्रांसमिट होगा। एक और एग्जांपल है, अगर आप एक और एग्जांपल से समझना चाहो टीसीपी और यूडीपी, तो ऐसे समझ सकते हैं। भाई पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन, और एक होता है न्यूज़पेपर वाला। पोस्टमैन टीसीपी के तरह काम करेगा और न्यूज़पेपर वाला यूडीपी के तरह काम करेगा। कैसे? सुनो। पोस्टमैन जब आपका कोई लेटर लेके आता है तो आपको देता है, साइन भी लेता है, साइन भी लेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको लेटर दिया है, सिग्नेचर कर दो। यानी पोस्टमैन इस बात की गारंटी भी देगा कि मैंने डिलीवर किया है। लेकिन न्यूज़पेपर वाला कोई गारंटी, भाई उसने न्यूज़पेपर फेंक के मारा, पड़ोसी पहुंचा तो वही ले, उसका काम, उसका सीधा काम है कि फेंकना है। अब आपके गेट पे जा रहा है, चलो गेट पे पहुंचा, पहुंच भी गया, किसी दूसरे ने निकाल लिया तो वो भी, मतलब उसका काम है कि रिलायबल, मतलब वो अनरिलायबल है, मतलब गारंटी नहीं कि पहुंचेगा ही पहुंचा। ज्यादातर पहुंचता ही, लेकिन कुछ ब्रेक भी होता है भाई। नीचे पे वाल फेंक गया, वो दीवार में पड़ के नीचे पहुंच गया, उठा ले गया, तो गारंटी नहीं है। तो ये होते हैं यूडीपी और टीसीपी दोनों के एग्जाम्पल। एसटीटीपी के पास, एसटीटीपी के पास जो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल जो आता है वो यूडीपी और टीसीपी ही आता है, और इसके बारे में मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगला है बीजीपी। टीसी देखो, टीसीपी रिलायबल है इसीलिए स्लो है, यूडीपी अनरिलायबल है इसीलिए फास्ट है। तो अगर लिखना चाहते हो अनरिलायबल, ऐसे लिख लो जैसे अभी के स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में लिखा, टीसीपी रिलायबल और यूडीपी अनरिलायबल। ये स्लो है थोड़ा स्पीड में, ये फास्ट है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। बीजीपी सबसे पहले फुल फॉर्म बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। क्या नाम है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्या करता है ये? यह कंट्रोल करता है कि इंडिपेंडेंट सिस्टम में राउटर के माध्यम से पैकेट कैसे फॉरवर्ड होंगे, या एक या एक से अधिक नेटवर्क, सॉरी, एक मिनट।
वेट, यस अब सही है। बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या काम है सर? ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। पहला शब्द जो आपको लिखना है वो ये लिखिए सर, ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि पोस्टल सर्विस की फॉर्म में काम करेगा। लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, बीजीपी हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये हमारे पोस्टल सर्विस की तरह काम करेगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन को बहुत बड़े या इंडिपेंडेंट नेटवर्क के बीच में जो एक्सचेंज करने का काम है ना, बदलने का जो काम है, वो यही प्रोटोकॉल। भाई बॉर्डर का क्या मतलब है? बॉर्डर का मतलब है, अगर सिंपल और उसके नाम में डेफिनेशन निकालेंगे, ऐसा प्रोटोकॉल, देखो गेटवे जब हमारे उस नाम में यूज किया है तो गेटवे का मतलब है कि दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने की बात हो रही है। और दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो बॉर्डर का मतलब उसके दरवाजे को, मतलब किसी भी नेटवर्क का जो सबसे मेन फ्रंट है और दूसरे नेटवर्क का मेन फ्रंट है, उन दोनों को आपस में जोड़ने की बात हो रही है। एक बात यहां पे ये भी डिफाइन हो रही है कि जो नेटवर्क है ना वो हमारे अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि गेटवे अलग अलग नेटवर्क को ही आपस में जोड़ता है। यानी जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें एक्सचेंज करनी है तो वहां पर वीजीपी का यूज होगा, क्योंकि वीजीपी में गेटवे है और गेटवे हमारे दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने की बात करता था। ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, मैं कहता हूं कि नाम में डेफिनेशन है। क्यों कहता हूं? क्योंकि नाम में रियल में डेफिनेशन है, सिर्फ नाम ध्यान से समझना है हमें। और अगर नाम के साथ साथ जो इंग्लिश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में इंग्लिश में टर्म होते हैं, अगर उनका हिंदी ट्रांसलेशन आप जानते हैं ना तो भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि नाम हिंदी में आ गया तो डेफिनेशन बहुत सरल हो जाती है। अगला एआरपी, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जरूरी है, एड्रेस रिजोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको लिखना है। इसके बाद इसका काम क्या है वो बहुत जरूरी है। तो काम है कि लॉजिकल एड्रेस, अब लॉजिकल एड्रेस हो सकता है अभी आपको नहीं पता, बट टर्म लिख लीजिएगा क्योंकि आगे मैं लॉजिकल एड्रेस भी पढ़ाऊंगा। लॉजिकल एड्रेस को हमें लोकल एरिया एड्रेस में स्वीकार करना है। फिजिकल एड्रेस पर मैप करने में हमारी मदद करेगा लॉजिकल, या आप ऐसे समझो कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है उसे फिजिकल एड्रेस में मैपिंग करने के लिए हम एआरपी का यूज करते हैं। भाई हमारे नेटवर्क में हम दोनों प्रकार के एड्रेस का यूज करते हैं, हम लॉजिकल का भी करते हैं और हम फिजिकल का भी करते हैं। फिजिकल जो एड्रेस है वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है और लॉजिकल जो एड्रेस है वो हमारे नेटवर्क लेयर पे नेटवर्क एरिया में यूज होता है। यानी जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो वहां पे एक नेटवर्क की जो पहचान दूसरे नेटवर्क में करोगे तो वहां पे एड्रेस आईपी एड्रेस से की जाएगी, जो लॉजिकल एड्रेस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। तो आप ऐसे समझो कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने में जो मदद करता है वो हमारा एआरपी है। भाई दोनों एड्रेस को जब आप नेटवर्क में आगे एड्रेस पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि एआरपी की जरूरत एक्चुअली में क्यों पड़ी थी। क्योंकि भाई जैसे आप ऐसे समझो कि आपके दो नाम हैं, एक है निकनेम और दूसरा आपका ऑफिशियल नेम। भाई ऑफिशियल नेम बाहर, घर के बाहर सब लोग जानते हैं, जैसे मेरा भी है जो आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरा एक निकनेम भी है जो मेरे घर में और मेरे जितने भी थोड़े खास व्यक्ति वो जानते हैं। तो ऐसे ही हमारे किसी भी डिवाइस के दो एड्रेस होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा लॉजिकल। फिजिकल उसके नेटवर्क में जाना जाता है, वो जो लोकल एरिया में कनेक्शन बना रहा है, और लॉजिकल जो उसे बाहर जब किसी दूसरे नेटवर्क से यानी अपने घर से बाहर निकलता है ना तो वो अपने लॉजिकल एड्रेस को लेकर चलता है। जब भी उसे कनेक्शन करना हो तो लॉजिकल एड्रेस के साथ ही जाता है। तो लॉजिकल को फिजिकल में मैप करना ये एआरपी का काम है, ऐसे सिंपल लिखिएगा। आगे आते हैं आईपी प्रोटोकॉल। ये तो बहुत जरूरी भाई, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरी होस्ट में कोई डेटा भेजना है। भाई हम जो भी डेटा भेज पा रहे हैं तो एक डेडिकेट पाथ हो रहा है, डेडिकेट पाथ में डेटा हमारा पैकेट में भेजा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो स्मॉल यूनिट जिसे हम पैकेट कहते हैं, और जब भी हम डेटा भेजेंगे तो पैकेट के फॉर्म में ही जाएगा, क्योंकि पैकेट ही वो स्मॉल यूनिट है जो हमारे डेटा की है और वो नेटवर्क में ट्रेवल करती है। जैसे समय की भी छोटी यूनिट होती है, हर चीज की स्मॉल यूनिट होती है। तो ऐसे ही नेटवर्क पे जब डेटा भेज रहा हो तो उसकी स्मॉल यूनिट पैकेट है, और उस पैकेट को ट्रेवल करने यानी भेजना या रिसीव करना है तो आईपी प्रोटोकॉल सीधा काम में आता है। तो आईपी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि टीसीपी के साथ सीधा आईपी लगता है, तो टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, वहां पे आईपी चलता है। और अगला आता है हमारा डीएससीपी,
मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसके नाम में भी डेफिनेशन है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 2 से 3 बार अगर आप बोलेंगे ना तो अपने आप डेफिनेशन निकल के आ जाएगा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो हमारे नेटवर्क मैनेजमेंट में आता है। अभी मैंने मैनेजमेंट पढ़ाया नहीं, बट ये ज्यादातर मैनेजमेंट में इसे रखते हैं, बट इसे कम्युनिकेशन मैंने क्यों रखा है उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ये आईपी नेटवर्क पे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक रूप से करता है। भाई हमारे आईपी नेटवर्क पर, मतलब जो हमारा पब्लिक नेटवर्क है, उसमें प्रत्येक डिवाइस को अगर हम एक एड्रेस देना चाहते हैं या उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर का मतलब है कि जो डिवाइसेस हमारे साथ जुड़ी हैं उनके 2 एड्रेस हैं। एक तो फिजिकल है जो उस एड्रेस में डिफाइन किया गया उस पब्लिक नेटवर्क में, लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क में जुड़ी अगर उसे बाहर कनेक्ट करना है दूसरे नेटवर्क से तो ये डीएससीपी ही हमारे बाहरी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। तो वही प्रोसेस हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करना, क्योंकि आईपी नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो वहां पे आईपी नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, और आईपी एड्रेस की जब जरूरत पड़ेगी तो हमारा डीएससीपी काम आएगा जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेगा। और लास्ट है हमारे पास पीपीपी, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। हो सकता है डीएससीपी में थोड़ी दिक्कत आई हो, बट पीपी आपको बहुत सिंपल और सरल हो जाएगा। पीपी का मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है डायरेक्ट कनेक्शन। आपको याद होगा मैंने ट्री टोपोलॉजी पढ़ाई थी। ट्री टोपोलॉजी में क्या हो रहा था कि हमारा ट्री नहीं, मैथ टोपोलॉजी, मैथ टोपोलॉजी जो है ना, मैथ टोपोलॉजी में हम P2P का ही यूज कर रहे थे क्योंकि प्रत्येक डिवाइस डायरेक्ट जुड़ रही थी। मैथ टोपोलॉजी में हम हर एक डिवाइस जितनी भी थी ना वो डायरेक्ट जुड़ती है, उसको कनेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल पाथ है। तो P2P वहां पे आता है जहां पे एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से सीधे जुड़े, कोई बाई पाथ नहीं चले। मतलब उसका एग्जांपल सीधा है, यानी 2 राउटर जब डायरेक्ट जुड़ते हैं तो वो पीटीपी का ही एग्जांपल लेते हैं या P2P का ही यूज करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम आईएसपी को समझ सकते हैं। आईएसपी कैसे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने हमें नेटवर्क दिया तो वो सीधा हमसे जुड़ा है, सीधा जुड़ा है। वहां पे P2P और या पीपीपी बोल सकते हैं, दोनों सिमिलर ही बोले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा भी हो जाता है। अब बचता है दूसरी कैटेगरी जिसका नाम है मैनेजमेंट। अभी तक जितने पढ़े थे सारे कम्युनिकेशन में आ रहे थे, सारे आदान प्रदान की बात कर रहे थे। अब आदान प्रदान तो होगा लेकिन उसमें मैनेजमेंट भी होगा। और मैनेजमेंट में सबसे टॉप पर आता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी पहले नाम में इसकी डेफिनेशन इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो मैसेज आप लोग जानते हैं, मैसेज वो था, आपको याद होगा डेटा कम्युनिकेशन में जो चौथा कंपोनेंट था ना वो मैसेज ही था। मैसेज में क्या होता है कि हम कोई भी डेटा भेज रहे हैं तो वो जो डेटा है इज कॉल्ड अ मैसेज। हाँ, उस मैसेज को हम अलग अलग पैकेट के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन हम जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो हमारी मैसेज ही होती है। अब उस मैसेज को कंट्रोल करना है इंटरनेट में तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम में आता है। क्या आता है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम में आता है। भाई जब ट्रांसमिशन होगा, जब डेटा भेजा जाएगा तो उस डेटा में कोई एरर तो नहीं है, या फिर हमारे एरर आ गया है तो उस एरर को सही कैसे करना है। टाइम आउट भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब आप जैसे पेमेंट करते हो, पेमेंट मैंने भी कई बार किया है, तो पेमेंट में क्या होता है कि पेमेंट थर्ड पार्टी की, मतलब जब हम जैसे मैं पेमेंट कर रहा हूं, सपोज दैट आईआरसीटीसी का पेमेंट कर रहा हूं और मैंने थर्ड पार्टी का गूगल पे का यूज किया, तो गूगल पे से जब पेमेंट हमारा सिंक्रोनाइज होता है आईआरसीटीसी पर तो वहां पर थर्ड पार्टी का यूज होता है। और आईआरसीटीसी ने टाइम दिया 5 मिनट का कि 5 मिनट में आपका पेमेंट होना चाहिए, और गूगल पे में मुझे पेमेंट करने में टाइम लग गया, तो वहां पे फिर टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट को हम सेशन आउट से भी समझ सकते हैं, यानी किसी भी सेशन पर रहने के लिए पर्टिकुलर टाइम है, अगर आपने वो नहीं किया तो फिर वो सेशन आउट हो जाएगा, आपको अगेन फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो सेम ऐसे ही अगर आईसीएमपी मतलब हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, वो मैसेज उस समय में नहीं भेजा तो टाइम आउट को कैसे हैंडल करना है वो भी हमारा यही बताता है। यानी नेटवर्क में एरर आएगा या उसका टाइम आउट होगा, उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो कंजक्शन ही क्यों ना हो, मतलब उसके कनेक्शन की बात हो, तो वहां पर भी आईसीएमपी ही काम में आएगा। अगला है एसएनएमपी, जैसे नाम में डेफिनेशन है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का मतलब है कि हमारा जो नेटवर्क बनेगा उस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं
उन सभी डिवाइसेस को मैनेज करना, मैनेज इसीलिए करना क्योंकि हर एक डिवाइस कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ी है, और हर एक डिवाइस नेटवर्क से जुड़ी है तो उस नेटवर्क में, जिसे हम आईपी नेटवर्क कह रहे हैं, आईपी नेटवर्क का मतलब है हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस है, तो उस आईपी एड्रेस को, जिसमें तीन मेन कंपोनेंट माने जाते हैं एसएनएमपी में, एक होता है एसएन एजेंट होता है, दूसरा मैनेजर होता है, तीसरा मैनेजमेंट डिवाइस है। एजेंट डिफाइन करेगा कि कौन सी डिवाइस आई है, और मैनेजर डिफाइन करेगा भाई किसको क्या काम देना है, और मैनेजमेंट डिवाइस क्या करता है कि भाई हमारे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस के जितने भी आईपी एड्रेस हैं, जिसको जो डिवाइस मतलब जो नेटवर्क या जो ट्रांसमिशन क्या बोलो मैं अगर सिंपल और सरल शब्दों में बोलूं, तो मैनेजमेंट डिवाइस इस बात पर रिलाई करती है कि हमारे नेटवर्क में जो डेटा भेजने वाला जो डिवाइस है और जो रिसीविंग वाला डिवाइस है, तो सेंडर ने जब डेटा भेजा तो रिसीवर के पास सही तरीके से पहुंच रहा है या उसके एड्रेस को असाइन करना है, तो हमारा मैनेजमेंट डिवाइस ही काम में आता है, जो जस्ट लाइक अ मतलब जिसके पास सभी के एड्रेसेस हैं वो मैनेजमेंट डिवाइस में आता है। मैनेजर मतलब जो असाइन करेगा, और एजेंट तो बता ही दिया मैंने। अब आते हैं हम गोफर पर। गोफर उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि बहुत पहले यूज होता था, आज हम इसका यूज बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि गोफर को रिप्लेस कर दिया हमारे एफटीपी ने, गोफर को रिप्लेस कर दिया एफटीपी। जैसे मैंने एफटीपी का नाम लिया तो फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एफटीपी के नाम में ही डेफिनेशन है, जिसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी फाइल को ट्रांसफर, देखो फाइल ट्रांसफर में कुछ लोग ट्रांसफर में सिर्फ एक ही चीज समझते हैं कि भेजना है, नहीं, फाइल ट्रांसफर दोनों चीजों में काम आएगा भाई, भेजेगा भी रिसीव भी करेगा। भाई ट्रांसफर जो होता है ना, ट्रांसफर में जरूरी थोड़ी कि भेजा ही जाता भाई, एक शहर से दूसरी जगह भेजना, भाई दूसरी शहर से उस जगह पे आना भी तो ट्रांसफर ही होता है। तो ट्रांसफर में दोनों चीजें याद रखना, वो भेजेगा भी और रिसीव भी करेगा, ठीक है। तो गोफर को ऐसे रखना कि ये एफटीपी की सिमिलर है और ये पहले यूज होता था, आज हम इसका यूज नहीं करते। आज जो यूज करते हैं वो है हमारे पास एफटीपी। एफटीपी जिसके नाम में ही डेफिनेशन है, क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब हमें इंटरनेट पर या नेटवर्क में कोई भी फाइल भेजनी है तो हमारा एफटीपी काम में आएगा। भेजनी है, रिसीव करनी है, दोनों काम हो, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी मैंने बोला कि सिर्फ एक ही काम समझें तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए क्लाइंट और सर्वर दोनों लिखा है, इसीलिए यहां पर क्लाइंट सर्वर दोनों लिखा है। क्लाइंट यानी हम हैं, सर्वर जिस पर आप भेज रहे हैं, तो भाई क्लाइंट ने सर्वर पे भेजा या सर्वर ने क्लाइंट पे भेजा, यहां पर अगर फाइल ट्रांसफर हो रही है तो एफटीपी प्रोटोकॉल काम में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर तीनों शब्द लिखे हैं तो तीनों से आप लोग समझ सकते हैं। आगे आता है अगले नंबर पे पीओपी। क्या है? पीओपी, जिसे हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक शब्द होता है। मैं पीओपी को समझाने के लिए थोड़ा हिंट कर देता हूं। देखो पीओपी के लिए आप पहले लिखिएगा कि इसका फुल फॉर्म, दूसरा इसका लिखो यूज, इसका उपयोग। उपयोग क्या है? उपयोग मैं यहां पर सिंपल सरल में लिखाता हूं। उपयोग है कि ईमेल को प्राप्त करना है, ईमेल को प्राप्त करने के लिए, ईमेल को प्राप्त करने, ईमेल को रिसीव करने के लिए इसका यूज होता है। ईमेल रिसीविंग में पीओपी का यूज है। इसी के सिमिलर, पीओपी के सिमिलर एक और आता है आईएमएपी। आईएमएपी सेम काम है इसका। सबसे पहले फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सॉरी इंटर मैसेज है, इंटरनेट मेल एक्सेस है, एक बार मैसेज है, आप एक बार फुल फॉर्म चेक करिएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। भाई किसी को अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। उपयोग सेम है। आईएमपी का उपयोग बिल्कुल पीओपी के सिमिलर ही होता है। इसका भी उपयोग होता है कि ईमेल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, ईमेल को रिसीव करना है, प्राप्त का मतलब रिसीव है, तो मैं यहां पर सीधा रिसीव लिखना चाहूंगा। ईमेल रिसीविंग में पीओपी और आईएमपी दोनों आते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर जब मैं दोनों को पढ़ाऊंगा ना तब हम बात करते हैं। और यहां पर एक और प्रोटोकॉल अगर भेजने की मतलब ईमेल की बात हो गई है ना, तो मैं एक और बता देता हूं जिसका नाम है एस एम टी पी। एस एम टी पी वो आगे पढ़ूंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। एस एम टी पी जिस प्रकार से पीओपी और आईएमपी दोनों का यूज ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और एसएमटीपी का यूज किया जाता है ईमेल को भेजने के लिए। ईमेल भेजने की बात है ना, तो हम यूज करते हैं किसका? एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हो, एस फॉर सिंपल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
आईसीएमपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आ दिया, वैसे मैंने वर्बली बता दिया था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है। पीओपी का आपको बता दिया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, कहाँ यूज हो रहे हैं ये भी बता दिया। अगला और तीसरी हमारा नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट का सबसे पहले फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। टेलनेट जो एक प्रोटोकॉल होता है, क्या काम करता है सर? एक यूजर को दूरस्थ या रिमोट एक्सेस, अगर इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग ऐसे लिखो, रिमोट एक्सेस, बस। रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस का मतलब है कि जैसे मैं अपने यहां से आपके सिस्टम को एक्सेस करूं तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो टेलनेट ही यूज होगा, जिसे हम टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं। तो टेलनेट का यूज क्या हुआ भाई? रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल में क्या आता है कि एक लोकेशन से दूरस्थ जो कंप्यूटर है उसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा टेलनेट ही यूज होता है। अगर आप चाहें तो जो पैराग्राफ लिखा है उसमें पढ़ भी सकते हैं। जैसे ये लिखा है कि यूजर को एक दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करना और इसकी उपयोग की अनुमति देता, ये हमारा टेलनेट का काम है। अर्थात इसे दूरस्थ कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। टेलनेट टेलनेट क्या करता है? टेलनेट रिमोट सेशन को इनेबल करता है और एक होस्ट मशीन को जो दूरस्थ हमारी डिवाइस रखी है उसके बीच में कनेक्शन यानी संबंध बनाता है। भाई हम होस्ट हैं, हम आपकी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके बीच में जो कनेक्शन की परमिशन अलाउ करेगा वो ये टेलनेट ही करता है। तो ये जितने भी अभी मैंने बताए वो आपके थे कौन से? मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब हम चलते हैं कैटेगरी के आधार पर। कैटेगरी के आधार पर जो सबसे मेन होता है, देखो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा कम्युनिकेशन है कौन सा मैनेजमेंट है, लेकिन कैटेगरी में सिक्योरिटी जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए पहले मैं सिक्योरिटी में जितने प्रोटोकॉल पढ़ाने वाला हूं सबके पहले नाम बता देता हूं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सिक्योरिटी है कौन सा नहीं है। पहले नाम चेक कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास SSL, जिसे सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं। ये पहला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। उसके बाद आता है HTTPS। ये जो S लगा है ना, एस एस फॉर सिक्योर है, इसीलिए हमने इसको सिक्योरिटी में रखा है, क्योंकि HTTP जानते हैं आप। और तीसरे तीसरे नंबर पे आता है TLS, जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, मुझे इस PDF में कुछ डाउट लग रहा है। चलिए हो गया। एक चौथा और लिखिए, SFTP। एक चौथा लिखिए SFTP। ये जो एस लगा है ना FTP के आगे, दिस इज अ सिक्योर। ये चार मेन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं। ये चार मेन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, TCP सॉरी हमारे पास HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, TLS जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहते हैं, और चौथे नंबर पे आता है SFTP जिसे हम सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये चार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं। अगर आप इन चारों के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि चारों सिक्योरिटी हैं तो काम हो गया है। देखो अब मैं एक एक कर सबको समझाता हूं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि भाई जब भी किसी हाइपर टेक्स्ट को हमें नेटवर्क में ट्रेवल कराना है तो हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब यहां पर सिक्योर है। सिक्योर का मतलब है एक लोकेशन से दूसरी जगह भेजना है बट अनऑथराइज एक्सेस ना हो
तो हम चाहते हैं कि हम लोग एस का यूज करें, तो वहां पर एचटीटीपी एस लग जाता है। एस फॉर सिक्योर की बात करेगा। अब आते हैं हम एसएसएल और टीएसएल दोनों पर। तो एसएसएल और टीएसएल के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये सिक्योरिटी, यहाँ पे लिखा भी है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आता है। दूसरा, इसका काम क्या है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से संवेदनशील डेटा, मतलब जो सेंसिटिव डेटा है उसकी सुरक्षा और इंटरनेट कनेक्शन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी एसएसएल दोनों सर्वर और क्लाइंट कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, वो भी सिक्योर तरीके से। एसएसएल अलाउ बोथ सर्वर टू सर्वर और क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन अलाउ, यानी एक सर्वर से दूसरे सर्वर और एक क्लाइंट से, एक सर्वर से क्लाइंट, ये दोनों कम्युनिकेशन पर हमारा एसएसएल यूज होगा। तो जो सेंसिटिव डेटा है वो अनऑथराइज एक्सेस ना हो, क्योंकि भाई कोई डेटा चुरा लिया जाए, चुराने का मतलब अनसिक्योर है, अनसिक्योर का मतलब है कि अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है। अनऑथराइज एक्सेस जानते हैं, अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है कि बिना ऑथराइज वाला पर्सन, भाई जो हमारे नेटवर्क का है भी नहीं, बिना परिचित वाला, वो चीजों को एक्सेस कर जाए, वो हमारा अनऑथराइज एक्सेस होता है। तो जब सिक्योरिटी की बात आती है तो सिक्योरिटी में सबसे मेन होता है कि अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है, मतलब बिना परमिशन वाले को रोकना है, वो सिक्योरिटी डिफाइन करता है। अगर आप टीएलएस के साथ जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, जिसे नेटवर्क पर डेटा की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब है कि प्राइवेसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये इंक्रिप्शन की क्षमता को इनहेंस करता है। डेटा की जो इंटीग्रिटी है, डेटा की इंटीग्रिटी जो आप डिजिटल सिग्नेचर में आगे पढ़ेंगे, या ईमेल में आपको यूज करना है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज करना है, जिसे हम वीओआईपी कहते हैं, तो वहां पर हमारा टीएलएस नाम का प्रोटोकॉल ही यूज होता है। यानी हमारी डेटा की इंटीग्रिटी हो गई, इंक्रिप्शन हो गया, ईमेल हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, वहां पर टीएलएस नाम का जो प्रोटोकॉल है एज अ सिक्योरिटी यूज किया जाता है। भाई आप मेल भेजोगे तो मेल आप जानते कि आपने भेजा और रेसिपिएंट के पास ही पहुंचेगा, बीच में कहीं चेंज नहीं होगा, तो ये टीएलएस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और टीएलएस की जगह अगर आप दोनों लिखें, यानी एसएसएल और टीएलएस दोनों लिखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे ईमेल में यही डिफाइन करते हैं। एसएमटीपी मैंने बता ही दिया था, अभी लिखाया था ये एसएमटीपी, ईमेल भेजने की बात है ना, तो हम एसएमटीपी का यूज करते हैं। फुल फॉर्म ये लिखा है, जिसने नहीं लिख पाया था वो लिख सकता है कि एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बाकी और भी चीजें हैं एसएमटीपी के बारे में, तो ईमेल जब मैं पढ़ाऊंगा ना वहां पर बताऊंगा एसएमटीपी के बारे में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एसएमटीपी हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, और इसका यूज किया जाता है मेल भेजने के लिए, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगला आता है डोमेन नेम सिस्टम, जिसे हम डीएनएस कहते हैं। तो डीएनएस के बारे में आप एक चीज लिखो, देखो, या तो डोमेन नेम को जिसे हम यूआरएल भी कहते हैं, को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है, आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है। बस इतना लिखें। क्योंकि अभी आपके लिए डोमेन नेम भी नया है, जिसे हमने यूआरएल बोला है, और आईपी एड्रेस भी नया है। तो फिर नया है क्योंकि अभी तो ये दोनों शब्द हमने एक्सप्लेन नहीं करे, ना यूआरएल क्या है ना ही आईपी एड्रेस क्या है। तो अभी सिर्फ इतना लिखो कि डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डोमेन नेम, या जिसे हम यूआरएल भी कहते हैं, उसे आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। भाई रिवर्स भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी आईपी एड्रेस को अगर आप यूआरएल या डोमेन नेम में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमारा डीएनएस ही काम में आता है। आगे बताऊंगा मैं यूआरएल डोमेन नेम, इनको आगे बताऊंगा, ठीक है। इनके लिए इतनी अभी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम ओएसआई मॉडल की तरफ। तीसरा कंसेप्ट लिखो। अब लिखिए तीसरा कंसेप्ट, प्रोटोकॉल हो गया, कुछ प्रोटोकॉल रह गए हैं वो मैं आगे बताऊंगा, जैसे जैसे यूजेस आएगा ना वहां पर हम, क्योंकि एक साथ सब कुछ नया पटक देना थोड़ा दिक्कत होगी, इसीलिए थोड़ा पुराना नया, थोड़ा पुराना नया, तीनों का कॉम्बिनेशन, सॉरी दोनों का कॉम्बिनेशन सही रहता है।
अब अगला अगला लिखो तीसरा, जिसका नाम है OSI मॉडल। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। अब एक एक कर सारी पॉइंट लिखिएगा, सभी पॉइंट। सबसे पहले आता है ओएसआई का फुल फॉर्म। सबसे पहले ओएसआई का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म लिखिए। फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये ओएसआई का है। एक कमेंट बॉक्स में आपने लिख ही दिया है, ओपन सिस्टम लिख दिया। एक आपने लिख दिया है कि सर इसमें लेयर कितनी होती हैं, तो इसमें टोटल 7 लेयर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है, 7 लेयर हैं। दूसरा, इसे डेवलप किसने किया है? तो डेवलप किया है आईएसओ ने। किसने किया है? आईएसओ। फुल फॉर्म लिखनी है, फुल फॉर्म भी लिखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये ओ सॉरी आईएसओ का फुल फॉर्म है। ओएसआई मॉडल कब आया कब आया था? तो ये आया था 1984 में। लिख लिया ना इंटरनेशनल? सारी चीजें मैं लिखूंगा ना तो वक्त बहुत लगेगा। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड लिखो पहले, स्टैंडर्ड राइजेशन और लगा दो बस। ठीक है, अब जितनी भी लेयर हैं, अगर कोई पूछे, जितनी भी लेयर हैं उनका अपना एक फंक्शन है, अपना एक फंक्शन है, और वो डायरेक्टली अपनी ऊपर लेयर और नीचे वाली लेयर से कनेक्ट करती हैं डायरेक्टली। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी लेयर 3 है, वो 4 से भी कनेक्शन रखेगी और 2 से भी रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि ओएसआई मॉडल हमारा दोनों पर काम करेगा, सेंडर पे भी करेगा, रिसीवर पे भी करेगा। ओएसआई मॉडल का जो ओएसआई मॉडल है ना, वो हमारा सेंडर के पास भी करता है, रिसीवर के पास है। इसीलिए प्रत्येक लेयर वो हमारा फंक्शन के साथ साथ सीधा इंटरेक्ट करती है अपने ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर दोनों के साथ। और ये हमारा जो ओएसआई मॉडल है, डिवाइसेस के बीच में अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं, ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, या फिर एक शब्द और आता है उस पर हम दिमाग ज्यादा नहीं लगाएं, सिर्फ इतना ही सही है, और सीधे लेयर पे आ जाते हैं। चलिए सीधी लेयर पे आ जाओ। 7 लेयर बोली हैं, सातों को एक एक कर लिखेंगे। मैं नीचे से लिखना प्रारंभ करता हूं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 और लेयर 7। ठीक है, सबके नाम लिख देता हूं आपके सामने, सबके नाम बहुत जरूरी है। देखो, पहली लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर होती है हमारी डेटा लिंक लेयर, तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, और चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है सेशन, छठवीं है प्रेजेंटेशन, और सातवीं एप्लीकेशन। टोटल 7 लेयर हैं, 7 लेयर, सातों के नाम और कौन सी किस नंबर पे है ये बहुत जरूरी है। भाई किस लेयर का क्या काम है ये दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले कौन सी लेयर किस नंबर पे है, जैसे सेशन, तो सेशन 5वीं लेयर है, भाई ट्रांसपोर्ट चौथी लेयर है। ऐसे हर एक लेयर का नंबर याद रखना, ये पहले नंबर पे है, कौन सी लेयर क्या काम करेगी ये हमारे दूसरे नंबर पर आएगा। बस ये कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर क्लास में एंड कर लेंगे भाई, ठीक है। जिसका टाइम हो गया वो जा सकता है भाई, क्लास में बाद में देख लेना। अब एक एक कर इनका शॉर्ट यूजेस देखते हैं कि भाई इनका यूज क्या है। तो भाई हिंदी मीडियम वाले ज्यादा हैं, इसीलिए मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हिंदी में ही इनके यूजेस बताता हूं कि प्रत्येक लेयर का क्या काम है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की बात करता हूं।
तो यूजर को सर्विस प्रदान करना। तो यही लिखिए, आप अपनी नोटबुक में ये लिखिए कि यूजर को जो सर्विस देती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। बस इतना आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओएसआई मॉडल की जो एप्लीकेशन लेयर है, जिसे 7 लेयर कहते हैं, ये यूजर को सर्विस देगी। ये काम है इसका। ठीक है, रख पाएंगे ना? चलिए आगे। लेयर नंबर 6, प्रेजेंटेशन लेयर, क्या काम है इसका? तो भाई लिखो, जब डेटा को ट्रांसलेट, इनक्रप्ट, ऑथेंटिकेट या कंप्रेस्ड कराना है। भाई डेटा के साथ आपको ट्रांसलेशन, इनक्रप्शन, ऑथेंटिकेशन या फिर हम कंप्रेशन करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर का। ये लेयर नंबर 6 का काम है। सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर में लिखा है कि दो एंड यूजर, मतलब भाई किसको डेटा भेजना है, उनके बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन करना है। लॉजिकल मतलब परमानेंट नहीं, लॉजिकल। भाई जब जैसे ही हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ, वो एरर, वो जो कनेक्शन बनाया है ना, वो स्टेब्लिश किया है, उसे हम टर्मिनेट कर देंगे। मतलब जहां से डेटा जा रहा है, जिस पे जा रहा है, दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करना, वो भी लॉजिकल वाला। तो कनेक्शन स्टेब्लिश करना, कनेक्शन को मैनेज करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना, हटाना, ये सेशन लेयर का काम है। जैसे सेशन आउट हो जाता है ना, वो इसी की वजह से होता है। जब समय के अंदर चीजें ना भेजी जाए तो सेशन तुरंत आउट हो जाता है, वो यही लेयर करती है। और अगला आता है लेयर नंबर 4, जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में स्टूडेंट को पढ़ने में, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का है, ये रिलायबल है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए और एरर रिकवरी के लिए भी जिम्मेदार मानी जाती है। देखो रिलायबल क्यों है, याद आया? कुछ नहीं आया तो मैं रिकॉल करा देता हूं। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर वो लेयर थी जिसपे दो प्रोटोकॉल हमारे काम कर रहे थे, एक टीसीपी, दूसरा यूडीपी। आपको याद है कि टीसीपी यूडीपी के बारे में क्या पढ़ा है? सर ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस होते हैं और ये हमारी डिलीवरी को रिलायबल या अनरिलायबल की भी बात करते हैं। भाई टीसीपी वो था जो डिलीवरी को रिलायबल करेगा, भाई डिलीवरी होगी होगी कंफर्म है, लेकिन यूडीपी नहीं करता। यूडीपी अनरिलायबल है, भाई खुद भी साथ नहीं करता, वो होगा भाई उसका काम है स्ट्रीमिंग करना, लेकिन भरोसा नहीं कि भाई सामने वाला रिसीवर बैठा है कि नहीं बैठा है। और वो टीसीपी में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जो अब एरर रिकवरी या एंड टू एंड डिलीवरी की बात आए, समझ जाना ट्रांसपोर्ट ले। बाकी बाकी दूसरी जगह पे भी डिलीवरी होती है, उस पर भी आएंगे हम। अगर नेटवर्क लेयर की बात करें तो जब पैकेट की बात हो, पैकेट, और पैकेट के साथ साथ आपको याद रखना है जो आईपी एड्रेस है, पैकेट के साथ साथ जो आईपी एड्रेस है ना, वो हमारे नेटवर्क लेयर पर ही होते हैं। और डेटा लिंक लेयर पे जाते हैं तो नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू यानी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के साथ साथ हमारा जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस, ये हमारे फिजिकल डेटा लिंक लेयर पर ही काम करता है। और फर्स्ट नंबर की लेयर है जो हमारे इलेक्ट्रिकल, जिसे मतलब क्या बोले, रेस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन मीडिया। या सिंपल और सरल शब्दों में बोलूं कि हमारा जो ट्रांसफर है, जो ट्रांसमिशन है ना, वो 0 और 1 में होता है, फिजिकल मीडियम के माध्यम से होता है, वो हमारा फिजिकल लेयर पर ही होता है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा और डिफाइन करना चाहते हैं, थोड़ा और डिफाइन, तो क्या करना है वो सुने। देखो, और सरल शब्दों में लिखना तो आप ऐसे लिखो, फिजिकल के आगे क्या लिखना है वो मैं सिंपल यहां सरल कुछ और भी लिखाना चाहता हूं। देखो, फिजिकल के आगे लिखो कि जब बिट ट्रांसमिट करनी, बिट बिट जानते हैं 0 1, ट्रांसमिट, बिट का जो ट्रांसमिशन है ना, वो हमारे फिजिकल लेयर में ही होता है। कई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है इसकी, फिजिकल जो बरवली बता रहा हूं, कई जिम्मेदारियां हैं हमारी फिजिकल लेयर की। पहला, ये वोल्टेज लेवल को मेंटेन करता है, केबल कनेक्शन यही करता है, कनेक्टर का कनेक्शन मतलब केबल से कौन सा कनेक्टर लगेगा, ये फिजिकल लेयर का ही काम है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो हमने पढ़ी ना मॉडेम से, वो भी यही करता है। सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है या फिजिकल की जो हमारी जो टोपोलॉजीज है ना, टोपोलॉजी जो लेआउट अरेंजमेंट डिफाइन करती थी, उनका कनेक्शन फिजिकल लेयर में ही किया जाता है। यानी फिजिकल लेयर की कई जिम्मेदारियां हमारी टोपोलॉजीज, हमारे जो मॉड्यूलेशन, सिग्नल की स्ट्रेंथ, वोल्टेज के साथ साथ केबल और कनेक्टर भी
काम में आते हैं। ये फिजिकल लेयर का काम है। एग्जाम्पल भी आगे दूंगा, मैं समराइज भी करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक एक डेफिनेशन तो हमने समझ ली। अब थोड़ा आगे और जाएंगे तो डेटा लिंक लेयर पर गए थे। अब डेटा लिंक लेयर में आपने एक चीज तो समझ ली कि नोड टू नोड डिलीवरी करनी है तो हमारा यूज होगा डेटा लिंक लेयर। इसमें कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी नहीं है और आपको होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि हमारे मैक एड्रेस को जो हैंडल करता है वो हमारा डेटा लिंक लेयर। ये दो शब्द तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कि नोड टू नोड डिलीवरी या मैक एड्रेस, ये डेटा लिंक लेयर का काम है। लेकिन यहां पर दो शब्द और मेंशन करिएगा। पहला पहला ये है कि जब एरर डिडक्शन की बात हो, एरर डिडक्शन, तो एरर डिडक्शन भी हमारा डेटा लिंक लेयर पर ही होता है। दो तो आपके पास ऑलरेडी हैं जो मैंने अभी लिखाए थे। कौन कौन से? ये कि नोड टू नोड डिलीवरी की बात हो, ये नोड टू नोड डिलीवरी की बात हो, और मैक एड्रेस, ये दो तो आपने लिख लिए हैं। बाकी तीसरा एरर डिडक्शन को भी मेंशन करिएगा, एरर डिडक्शन भी काम में आता है। एक और है, उसकी भी मैं आगे बात करूंगा भाई, वो स्टेप बाय स्टेप देता हूं क्योंकि एक साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक शब्द और लिखना चाहते हैं, वैसे वो आगे डिफाइन होगा, आगे डिफाइन होगा, बट मेंशन कर लीजिएगा, मेंशन ही कर लीजिएगा, फ्रेमिंग। वैसे आगे बताऊंगा मैं इसे। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग भी हमारे इसी लेयर पे होता है, फ्रेमिंग भी हमारा इसी लेयर पे होता है। अब अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करूं तो नेटवर्क लेयर में आपने दो चीजें ऑलरेडी लिख ली हैं। पहला पैकेट, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, एक चीज बताना भूल गया कि जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है ना, डेटा लिंक लेयर लेयर नंबर 2, ये लेयर नंबर 2, इसके दो पार्ट हैं, एक है मैक और दूसरा एलएलसी। डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर होती हैं, डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर हैं, एक है मैक जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं और दूसरी है एलएलसी जिसे लॉजिकल लिंक लेयर कहते हैं, या सॉरी एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर के दो सब लेयर हैं, एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल और दूसरी एलएलसी जिसे हम लॉजिकल लिंक कंट्रोल कहते हैं। फुल फॉर्म भी लिखना चाहते हो मेंशन कर लीजिएगा, वैसे मैं वर्बली बता रहा हूं, वहां से आप कर सकते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एलएलसी मतलब लॉजिकल लिंक लेयर, लॉजिकल लिंक लेयर, लॉजिकल लिंक, सॉरी कंट्रोल, लेयर बार बार आ रहा है, कंट्रोल होगा। क्या काम करेंगे ये? सब लेयर है तो भाई मैंने बोला है ना कि ज्यादातर जितने भी टर्म आते हैं इंटरनेट में या किसी भी कंप्यूटर कंप्यूटर के चैप्टर में, तो सबसे जरूरी होता है उसका नाम का हिंदी ट्रांसलेशन। तो मैक का हम पहले भी समझ चुके हैं। मैक हमारा क्या करता है भाई? मैक था फिजिकल एड्रेस, मैक को हम फिजिकल एड्रेस, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैक फिजिकल एड्रेस है। तो जो फिजिकल मीडियम है ना, फिजिकल मीडियम, उसको कंट्रोल करने की बात हो तो हमारा मैक काम में आता है। और अगर पूछा जाए कि एलएलसी का क्या काम है, एलएलसी, तो एलएलसी हमारा दो काम करता है, पहला एरर की चेकिंग और दूसरा फ्लो कंट्रोल। एरर की चेकिंग की बात हो भाई, जो एरर डिडक्शन है ना, ये एरर डिडक्शन हमारा डेटा लिंक लेयर कर पा रहा है, ये किसकी वजह से कर पा रहा है? एलएलसी की वजह से ही कर पा रहा है। तो एरर की चेकिंग की बात हो या फ्लो कंट्रोल की बात हो, फ्लो, FLOW कंट्रोल, तो ये हमारे लॉजिकल लिंक लेयर के काम है। समझ गए? एरर की चेकिंग हो या फ्लो कंट्रोल हो तो ये डेटा लिंक लेयर पर सब लेयर करती है उसकी, जिसे हम लॉजिकल लिंक कंट्रोल कहते हैं। और जो मैक हमने पढ़ा था ना, मैक, मैक, तो मैक को कंट्रोल हमारा जो सब लेयर है ना, मैक, वो करती थी। तो मैक में तो ज्यादा कुछ था नहीं, तो उसे तो आप सीधा कर सकते। तो ये हमारा दूसरा लेयर हो गया। अब हम तीसरे पर आते हैं। तीसरा, तीसरा का नाम है नेटवर्क। नेटवर्क के लिए दो शब्द मैंने ऑलरेडी बता दी, पहला पैकेट और दूसरा क्या बताया था? आईपी एड्रेस। दूसरा बताया था कि आईपी एड्रेस। तीसरा अगर और लिखना चाहते हैं तो और लिख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी। राउटिंग, राउटिंग भी भाई यहीं पे होता है। तो राउटिंग हो गया
या लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया, ये हमारे नेटवर्क लेयर पे आता है। ठीक है, अगर कोई जिम्मेदारियों से वाकिफ कराए तो जिम्मेदारियां वही हैं कि भाई होस्ट के बीच में पैकेट भेजना है तो नेटवर्क लेयर, या हम आईपी एड्रेस ऐड करने की बात करते हैं। भाई दोनों याद रखिएगा। मैं आगे आपको एड्रेस बताऊंगा और यहां पर समराइज भी कर देता हूं। सॉरी। देखो दो एड्रेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फिजिकल, फिजिकल डेटा लिंक लेयर पे आता है, नेटवर्क पे हमारा लॉजिकल आएगा जिसे आईपी कहेंगे। याद रखिएगा, वहां पे मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। टीसी सॉरी, चौथा लेयर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने एंड टू एंड डिलीवरी तो पढ़ी ली थी। एंड टू एंड डिलीवरी के साथ साथ मैंने एक और शब्द लिखाया था, कौन सा था? एंड टू एंड डिलीवरी के अलावा एरर रिकवरी। तो एंड टू एंड डिलीवरी के साथ साथ हमारा एरर रिकवरी, देखो एरर एरर डिडक्शन और नोट टू नोट डिलीवरी, ये डेटा लिंक लेयर के काम है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो एंड टू एंड डिलीवरी के साथ एरर रिकवरी है, ये दो शब्द हैं। लेकिन मैं कुछ और शब्द यहां पे मेंशन कराना चाहता हूं। एंड टू एंड तो है ही, और एरर रिकवरी है। एरर, दो शब्द और लिखिएगा यहां पर। पहला फ्लो कंट्रोल, जो कि हमारा डेटा लिंक लेयर भी करता है, और सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट के अंदर लिखो सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन और फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ साथ डेटा लिंक लेयर भी करता है, तो वो भी याद रखिएगा, क्योंकि जो डेटा लिंक लेयर की सब लेयर थी ना एलएलसी, वो फ्लो कंट्रोल ही करती है। दो शब्द में पहले दो शब्द ऐड कराए, फिर दो और नहीं करती है, क्योंकि थोड़ा इस स्टेप बाय स्टेप में देना सही रहता है, क्योंकि फिर एक साथ ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, अब ये सेगमेंटेशन क्यों लिखा वो मैं आगे बताऊंगा, आगे आगे बात करेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप में जा रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर की लेयर कौन सी थी? सेशन। सेशन में क्या हो रहा था सर? एक लॉजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा था, तो लॉजिकल कनेक्शन ही उसे रखिएगा, यानी सेशन को स्टेब्लिश करना। भाई अगर आप सेशन लेयर को ये समझते हैं कि सेशन बनाना, सेशन का कनेक्शन ही होता है, सेशन का कनेक्शन ही होता है, सेशन में हमारे पास दोनों कनेक्शन जाते हैं, और मेन होता है ये सेशन लॉजिकली बनता है, ये सेशन हमारा लॉजिकली बनता है, लॉजिकली। ठीक है, सेशन नंबर लेयर की अब आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने देखो इंक्रिप्शन की बात कर ली, हमने ट्रांसलेटिंग की बात कर ली, हमने ऑथेंटिकेशन की बात कर ली, कंप्रेस की बात कर ली। चार लिखा दी तो पहली बार में चार लिखा दी, जरूरत नहीं है। और एप्लीकेशन लेयर में सिर्फ एक ही याद रखना है कि यूजर को सर्विस, प्रोवाइड सर्विस टू अ यूजर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा कि जो कि यूजर यूजर को जो सर्विस देता है वो एप्लीकेशन लेयर है। उम्मीद है कि जितना मैंने लिखाया अभी, ज्यादातर हर एक लेयर के मैंने चार चार काम बताए हैं। क्या आपने चारों काम लिखे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं वो समराइज रहेगा इस लेयर का। और अगर आपने ओएसआई मॉडल की ये लेयर समझ ली ना, तो फिर टीसीपी मॉडल हमारे लिए सरल हो जाएगा।
एक स्टूडेंट का मैसेज है, सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ भाई जरूरत क्या है, क्लास में जब सामने दिख रहा है तो क्लास को बाद में भी पॉज करके देख नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ फिर उतना नहीं आएगा। सर टीसीपी में 5 लेयर, हाँ अरुण उसकी भी बात करेंगे, आएंगे उस पर। लेकिन क्या आपने ओएसआई मॉडल में प्रत्येक लेयर के 4 फंक्शन, सिर्फ एक लेयर को छोड़कर एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मैंने एक ही फंक्शन बताया कि यूजर को सर्विस देता है, बाकी जितनी भी लेयर थी सबके 4 फंक्शन बताए। अगर आप इन चारों को समझ गए हैं तो हमारा काफी हद तक काम हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर यूजर सर्विस में क्या हो सकता है? देखो यूजर सर्विस का सिंपल सा मतलब है, जैसे हम लोग ईमेल भेजते हैं, हम लोग फाइल भेजते हैं, हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, या हम रिमोट एक्सेस करते हैं, हम लॉग इन करते हैं, तो ये जो हम लोग कर पा रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन लेयर ही हमें देती है। तो इसलिए मेन एक ही बहुत है एप्लीकेशन लेयर का, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि वो काम नहीं है मेरा। मैं चाहता हूं कि जितना करें वो अच्छा करें, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेटा और बढ़ाएंगे, थोड़ा डेटा और चलेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में चल रहा है ना। एक स्टूडेंट ने बोला भी था, सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हर एक लेयर का नंबर और प्रत्येक लेयर का हमने उसका क्या काम है वो अभी तक समझ चुके हैं। अब आते हैं एक तीसरे कंसेप्ट पर कि प्रत्येक लेयर पर जो हम डेटा भेजते हैं उसका फॉर्म क्या होता है, मतलब हर एक लेयर हमारे डेटा को किस फॉर्म में अपने आप पर कैरी करती है, तो वो समझिएगा। देखो, स्टार्टिंग की 3 लेयर यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों लेयर पर हमारा डेटा डेटा ही रहता है, ये डेटा डेटा ही रहता है। लेकिन जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाता है, जो नोट एंड टू एंड डिलीवरी या एरर रिकवरी की बात करता है, उस पर डेटा हमारा सेगमेंटेशन बन जाता है। आपको याद होगा कि मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन क्यों लिखाया था, ये देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर पर मैंने एक शब्द वर्ड लिखाया था सेगमेंटेशन, क्यों बताया था? क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारा डेटा सेगमेंट के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, इसीलिए तो लिखाया था, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट बन जाता है, और नेटवर्क लेयर पर मैंने पैकेट पहले ही लिखा दिया है। तो नेटवर्क लेयर पर जो पैकेट लिखा था ना, पैकेट इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा डेटा नेटवर्क लेयर पर पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर आगे जाते हैं तो हमने डेटा लिंक लेयर पर डेटा को फ्रेम्स में देखते हैं। डेटा को किस में देती हैं? फ्रेम्स में। आपको याद होगा मैंने जब फिजिकल लेयर में शब्द लिखाए थे तो आपको देखो, एरर डिडक्शन के साथ साथ मैंने फ्रेमिंग भी बताया था। यहां पर फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का मतलब क्या है? फ्रेमिंग का यही मतलब है कि डेटा लिंक लेयर पर हमारा जो डेटा हम भेज रहे हैं नेटवर्क में, वो फ्रेम्स में डेटा लिंक लेयर पर रहता है, इसीलिए यहां पर मैंने फ्रेमिंग लिखाया था। और एक लास्ट आता है बिट्स, बिट्स ट्रांसमिशन। ये मैंने बाइनरी ट्रांसमिशन तो पहले लिखा दिया कि फिजिकल लेयर में हमारा बिट ट्रांसमिट होती है, यानी 0 1 में डेटा ही जाता है। तो उम्मीद है कि आप हर एक लेयर के फंक्शन के साथ साथ उस पर डेटा का क्या फॉर्म है वो भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये तीसरा कंसेप्ट भी आपका क्लियर है तो मैं हर एक लेयर पे प्रोटोकॉल भी डिफाइन करना चाहता हूं। हर एक लेयर पे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से काम करते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे हमारा टीसीपी, सॉरी टीसीपी कहां से आ गया इसमें, टीसीपी तो ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पीओपी, आईएमईपी, डीएनएस और एसएन एमपी, ये प्रोटोकॉल हमारे कहाँ आते हैं? किस पे? एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये सारे याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जितने याद रहें। क्योंकि यूजर की सर्विस अगर आपको याद है एप्लीकेशन लेयर की, तो ये प्रोटोकॉल अपने आप रिलेट कर जाएंगे। यूजर की सर्विस में तो भाई ईमेल भी आता है, इसीलिए हमारा एसएमटी प्रोटोकॉल भी यही देखा जाएगा। यूजर की सर्विस में ईमेल आता है, बट मैंने भले ही नहीं लिखा है एसएमटीपी, लेकिन फिर भी आता है। अब यूजर की सर्विस में तो फाइल भेजना भी आता है, तो फाइल भेजने के लिए हम एसएमटीपी का भी यूज करते हैं। यूजर की सर्विस में तो ब्राउजिंग भी आती है, और ब्राउजिंग में डीएनएस की हम लोग बात करते हैं। तो मतलब यूजर की सर्विस अगर पता है ना, मतलब यूजर सर्विस का क्या मतलब है, हम क्या क्या काम करते हैं, तो हम जो काम करते हैं वो हमारी एप्लीकेशन लेयर देती है, बस वही काम है हमारा। अब अगर जाते हैं
प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम था भाई? डेटा का फॉर्म चेंज करना, डेटा को ट्रांसलेट करना, इनक्रप्ट कराना, ऑथेंटिकेट डिफाइन करना, कंप्रेस करना, ये हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन मेन काम था प्रेजेंटेशन लेयर का, जो यहां पे लिखा हुआ है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब डेटा का फॉर्म देखो, अगर आप सिक्योरिटी डिफाइन कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, अगर आप डेटा का इनक्रप्शन करना चाहते हैं या कंप्रेस करना चाहते हैं तो जेपीईजी है, क्योंकि कंप्रेशन डिफाइन करना है और जेपीजी की बात ना हो कैसे काम चलेगा। यानी डेटा का इनक्रप्शन में आप सीधा सिक्योरिटी वाले प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, कंप्रेशन में हम जेपीईजी एमपीईजी इनका यूज कर सकते हैं। अगर डेटा के ट्रांसफॉर्म की बात करें, डेटा ट्रांसलेशन की बात करें, क्योंकि ट्रांसलेशन भी था, तो ट्रांसलेशन में जैसे हमारे पास सपोज डेटा है अमेरिकन स्टैंडर्ड जो 8 बिट वाला डेटा ट्रांसफॉर्म, उसे हम 7 बिट में कर सकते हैं, आस्वी की कोड में कर सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्म होता है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब आते हैं लेयर नंबर 6 हो गए 7 पर, जिसका नाम था सेशन। सेशन का क्या काम था सर? लॉजिकल, यानी सेशन स्टेब्लिश करना, यानी लॉजिकली कनेक्शन बनाना, और लॉजिकल कनेक्शन में हमारे पास जिप या फिर एनएफएस और नेट वायूस आता है, यानी ये वो प्रोटोकॉल है। जैसे एक आता है आरपीसी आता है एक प्रोटोकॉल, यानी लॉजिकल जो सेशन है, जैसे बैंकिंग में हम लोग यूज करते हैं, या हम लोग रिमोट एक्सेस करते हैं ना, रिमोट एक्सेस, जैसे मैंने आपका सिस्टम एक्सेस किया, तो आप ऐसा नहीं कि एक बार आपने सिस्टम का एक्सेस दे दिया तो हमेशा रहे, नहीं, एक पर्टिकुलर सेशन तक ही रहेगा, ज्यादा लंबा सेशन यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो आता है हमारा। और टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन है, और एंड टू एंड कनेक्शन बाई टीसीपी। मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 ही प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी। ये मैंने जब टीसीपी और यूडीपी बताया था तभी आपको बता दिया था, तो वो वहां पे कुछ नया है नहीं। और नेटवर्क लेयर पे जब जाते हैं, जो लेयर नंबर 3 है, वहां पे हमारे प्रोटोकॉल आ जाते हैं आईपी, एआरपी और आईएनसीपी। यानी नेटवर्क पर अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द केस में मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, मोस्ट ऑफ द केस में जितनी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए थे ना, मैनेजमेंट जो हमारे नेटवर्क को मैनेज करते हैं वो डील कर जाते हैं मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यानी हमारा जो बीजीपी भी होता है ना, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, वो भी इसी पे काम करेगा, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वो भी इसी पे, क्योंकि मैनेजमेंट में वो भी आएगा। और डेटा लिंक लेयर की बात करें तो यहाँ पर हमारा एटीएम, यानी एटीएम का जो कनेक्शन है, या पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब ट्रिपल पीपीपी, वो भी हमारे मतलब डेटा लिंक लेयर पे आएगा। और पहली लेयर पे कोई प्रोटोकॉल काम करेगा नहीं, क्योंकि इस पे फिजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकल पे प्रोटोकॉल होता नहीं है। पहली जो लेयर है ना फिजिकल वाली, उस पे कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल में भाई पहली लेयर पे प्रोटोकॉल फिजिकल कनेक्शन है, फिजिकल में प्रोटोकॉल नहीं आता है, तो वहां पर तो हम फिजिकली जो कनेक्शन है, चाहे वो इथरनेट हो, यूएसबी हो, हम वाईफाई हो, ये सब फिजिकल में ले जाते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है गायत्री जी, एड्रेस रिजोल्यूशन, ठीक है। अब देखो ओएसआई मॉडल दोनों पे काम, भाई मैंने आपको बोला था कि प्रत्येक लेयर, हर एक लेयर अपनी ऊपर और नीचे दोनों लेयर से इंटरेक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ये लेयर काम करती है। देखो सेंडर जब कोई डेटा भेजेगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर जाएगा प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर एप्लीकेशन, सॉरी सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक से फिजिकल। जब रिसीवर के पास आता है तो पहले फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ऐसे डेटा, मतलब जिस प्रकार से पैकिंग होती है उसके रिवर्स ऑर्डर से हम पैकिंग खोलते हैं। भाई जैसे आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसकी जैसे जैसे पैकिंग हुई है, पहले प्रोडक्ट एक बॉक्स में रखा, सॉरी एक पॉलीथीन में रखा, फिर एक बॉक्स में रखा, उस बॉक्स को बंद करके फिर एक रैप लगाया, फिर फाइनल बॉक्स ऐसे डाला, तो हम क्या रिवर्स करते हैं, पहले बड़ी वाली जो बाहर वाली पैकिंग, फिर वो खोली, फिर उसके जो लैमिनेशन है वो खोली, फिर बॉक्स के अंदर गए, फिर पॉलीथीन से निकाला, ऐसे रिवर्स। तो जिस प्रकार से सेंडर डेटा भेजेगा उसके जस्ट अपोजिट में हम लोग रिसीवर लिंक करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा ओएसआई मॉडल। उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप जाता है डेटा, बिल्कुल सही बात है। अब आता है दूसरा मॉडल जिसका नाम है TCP/IP मॉडल। मेन है ओएसआई मॉडल, अगर वो क्लियर हो गया ना तो टीसीपी तो भाई बहुत झटके में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई आपको पता है कि किसी ने अगर प्रिंटर पढ़ लिया तो प्लॉटर सेकंड में हो जाता है, किसी ने चार्ट पढ़ दिया स्पार्क लाइन अपने आप हो जाता है। क्यों? कोई चार्ट बड़ा चार्ट है, स्पार्क लाइन छोटा चार्ट है। तो ऐसे ही ओएसआई मॉडल मेन स्टैंडर्डाइजेशन है जो हमारे रूल को डिफाइन करता है,
लेकिन टीसीपी भाई पुराना रूल है, तो अब ओएसआई मॉडल ज्यादा होता है यूज। तो क्या लिखेंगे, टीसीपी एक मॉडल है जो बिल्कुल सिमिलर है हमारे ओएसआई मॉडल के, बिल्कुल मतलब ज्यादा एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं बोल सकते बट लगभग सिमिलर ही है। एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्जैक्टली बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें 4 लेयर मेन होती हैं, बट कई जगह आपको 5 लेयर भी मिल जाएंगी, बट 4 मेन लेयर है। कोई अगर पूछे ना टीसीपी में कितनी लेयर है तो आप 4 बताओगे, लेकिन अगर किसी जगह पर आपको 5 मिल जाए ना तो भी घबराना मत, क्योंकि 5 भी होती, वो भी मैं बताऊंगा कि 5 कई जगह लिखी होती तो क्यों लिखी होती है। अब 4 लेयर में कौन कौन सी है, देखो पहली लेयर है हमारी लिंक लेयर, दूसरी है इंटरनेट लेयर, तीसरी है ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथी हमारी एप्लीकेशन लेयर। 4 लेयर है टीसीपी में। अब कई जगह पर आपको 5 मिलेंगी, तो इस 5 का मतलब क्या होता है, तो कई जगह पर जब आपको 5 मिलती है तो वहां पर जो रेफरेंस यूज किया गया है वो क्या है कि डेटा लिंक लेयर के दोनों पार्ट, जो फिजिकल और जो लॉजिकल डेटा लिंक लेयर है ना, ये दोनों पार्ट अलग अलग उन्होंने सेपरेट किए हैं। अभी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, मैं पढ़वाता हूं कैसे पढ़ेगा। देखो भाई, एक फिगर है, ये फाइनल है। अगर किसी को टीसीपी और हमारा ओएसआई मॉडल, इन दोनों में कंपैरिजन या इन दोनों में आपको मतलब एक समराइज चाहिए ना, तो ये टेबल आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। इस टेबल में एक कॉलम और ऐड करिएगा, जो कि मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग ऐड करिएगा। क्या करेंगे, यहां पर ओएसआई मॉडल के बाद एक कॉलम और ऐड करना, और उस कॉलम में लिखना, उस कॉलम में क्या लिखना है वो सुनिए, क्योंकि ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं तभी मैं ये टेबल कंप्लीट मानूंगा। एक कॉलम और डालना, यहां पर एक कॉलम और डालना, और उसमें लिखना फंक्शन, यानी प्रत्येक लेयर के कार्य क्या थे। जैसे मैंने एप्लीकेशन लेयर का क्या बताया था, यूजर सर्विस, यानी यूजर को सर्विस देना, यूजर सर्विस। तो एप्लीकेशन लेयर में आपको लिखना है कि यूजर सर्विस, जो यूजर को सर्विस देता है वो एप्लीकेशन लेयर है। तो ये कॉलम आपको खुद से लिखना है, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा दिया है भाई आपके लिए, ये लिखा है, ये लिखा है, तो ये आपको लिखना है इस टेबल में। अगर आप ओएसआई मॉडल और टीसीपी को विद इन सेकेंड में समराइज करना है, रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, तो ये कंप्लीट टेबल बना लीजिएगा। इस टेबल में एक कॉलम और ऐड कर लेना बस, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ द लेयर। लेयर के फंक्शंस आपको लिखने हैं, जो मैंने नहीं लिखे, मैंने वर्बली आपको लिखाए थे। ठीक है, अब देखो क्या है, जो टीसीपी की लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ये ओएसआई मॉडल की 3 लेयर से मिलकर बनी है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओएसआई मॉडल की तीनों लेयर के जो काम हैं वो टीसीपी की एक ही लेयर में हो जाते हैं, जिसका नाम एप्लीकेशन है। तो इन केस कभी सेशन लेयर का फंक्शन लिखा जाए और पूछा जाए कि टीसीपी में सेशन लेयर का जो फंक्शन है वो कौन सी लेयर का, सेशन लेयर का फंक्शन क्या था भाई, जो लॉजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश। मैं आपको पूछना चाहता हूं जैसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो सुनिए। देखो सेशन लेयर का काम था कि लॉजिकल कनेक्शन, भाई लॉजिकल जो कनेक्शन स्टेब्लिश करना है वो हमारा सेशन लेयर करता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि टीसीपी/आईपी मॉडल में लॉजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हमारी कौन सी लेयर काम में आती है। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट या फिर एप्लीकेशन। तो क्या लगाएंगे आप, भाई आप बोलेंगे लॉजिकल कनेक्शन ओएसआई मॉडल में हमने पढ़ा है कि सेशन लेयर में होता है, बट आप ये बताइए कि सेशन लेयर हमारे टीसीपी में सिमिलर कैसे थी। तो भाई हम ये जानते हैं कि टीसीपी की जो एप्लीकेशन लेयर है वो ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, तीनों लेयर के फंक्शन को ऑपरेट करती है। तीनों लेयर में जो फंक्शन है ना वो अकेली टीसीपी कर देती है। ठीक है, तो यानी एप्लीकेशन लेयर का जब भी फंक्शन पूछे तो ओएसआई मॉडल का एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों लेयर के फंक्शन से डिफाइन कर देना। ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट, सिमिलर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिमिलर ही है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों में ट्रांसपोर्ट है। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर जो ओएसआई मॉडल की है वो हमारे टीसीपी में नाम चेंज हो गया है, नेटवर्क लेयर बोल दिया है। यानी नेटवर्क लेयर है वो टीसीपी में इंटरनेट लेयर है, सिर्फ नाम चेंज है। ठीक है, और पहले नंबर की है लिंक लेयर। देखो लिंक में क्या है, हमारे डेटा लिंक और फिजिकल दोनों लेयर के जो काम है वो लिंक लेयर में होते हैं। मैंने आपको बताया है कि इनकेस किसी जगह अगर आपको 5 लेयर मिले टीसीपी की तो कंफ्यूज मत होना, क्यों, ओएसआई मॉडल की दोनों लेयर को डिफाइन कर देना।
एक शब्द रह गया यहां पर। ये जो मैंने टेबल आपके लिए बनाई है, पहला कॉलम आपको बता दिया, तीसरा तीसरा कॉलम आपको ऑलरेडी क्लियर है, प्रोटोकॉल वाला। ये चौथा कॉलम हमने रिलेट कर ही लिया। एक दूसरा कॉलम भी यहां पर ऐड था जिसका नाम डिवाइस, यानी कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो यहां पे लिखा हुआ है। जैसे गेटवे, गेटवे ऐसी डिवाइस है जो हर लेयर पे, प्रत्येक लेयर पे काम करेगी, प्रत्येक लेयर पे जो काम करती है वो गेटवे लगाएंगे, हर एक लेयर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बट मेन जो इसका कनेक्शन है ना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि गेटवे का काम है दो नेटवर्क को कनेक्ट करना, दो नेटवर्क कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्शन स्टार्ट होता है। नेटवर्क लेयर पर आपको याद होगा, नेटवर्क लेयर पर मैंने जब राउटर पढ़ा था, राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है, तो राउटर के आगे मैंने शब्द जो लिखाए थे वो समझाया था कि ये पैकेट हैंडल करता है, पैकेट के साथ साथ मैंने नेटवर्क लेयर भी लिखा था। ठीक है, तो राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे दो हैं हमारे पास, स्विच और ब्रिज। स्विच और ब्रिज दो नेटवर्क डिवाइसेस है ना, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। फिजिकल पे हमारा हब, मॉडेम, रिपीटर, ये सभी काम करते हैं। तो कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है, सॉरी कौन सी डिवाइस है, वो इस कॉलम में लिखा हुआ है। नेटवर्क लेयर पर हमारा रहेगा राउटर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे गेटवे, डेटा लिंक लेयर पे स्विच और ब्रिज। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि स्विच और ब्रिज गेटवे क्या है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ा दिया है मैंने। फिजिकल पे हमारे पास मॉडेम, हब और रिपीटर आ जाते हैं। और क्लास को दे देते हैं ब्राम। घबराओ नहीं, क्लास कब एंड होगी, कब एंड होगी, कब एंड होगी, मतलब यही लगे हैं भाई। शाम को वैसे भी क्लास ब्रेक होती है, और यहाँ पे इस समय ब्रेक होती नहीं क्योंकि नेटवर्क का इशू होता नहीं है, तो क्लास चलने दीजिए। बट आप लोग चाह नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी चाह में मेरी चाह है, तो मैं इस सेशन में यही तीन कंसेप्ट रखता हूं। तो आज की इस क्लास में मैंने तीन मेजर कंसेप्ट बताए। सबसे पहले मैंने वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करी। वायरलेस ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिन्हें आप नेटवर्क में पहले से पढ़कर आए थे, कुछ मैंने यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस करी। फिर दूसरा मेजर कंसेप्ट था जिसका नाम था प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल के साथ भी मैंने सेम ऐसा ही किया कि उसके नाम और यूजेस के साथ हम लोग चले गए। कुछ प्रोटोकॉल मैंने होल्ड पे रखे, वो मैं आगे बताऊंगा क्योंकि सारा नया डेटा एक साथ डिस्कस नहीं करते। फिर तीसरा कंसेप्ट था हमारा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के साथ साथ हमने टीसीपी मॉडल को भी डिफाइन कर लिया। लेकिन अगर आप ओएसआई मॉडल को अपनी लैंग्वेज में सरल और सिंपल करना चाहते हैं तो जो टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस करी है वो टेबल आप अपनी नोटबुक में जरूर बनाइएगा। वो टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, और बनानी कैसे वो सुने। तो सबसे पहले आप पहले कॉलम में जितनी भी लेयर हैं, लेयर के नाम और नंबर दोनों लिखिएगा, जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। ठीक है, उसके बाद दूसरे कॉलम में मैंने बताया था ना कि टोटल कितने, तो आपके टेबल में 4 कॉलम तो ऑलरेडी थे बट आपको 5 बनाना है। दूसरे कॉलम में आपको बनाना है फंक्शन, यानी प्रत्येक लेयर का फंक्शंस क्या है। ठीक है, और फिर तीसरी उसमें बनाना है टेबल कॉलम में आपको कि डिवाइस कौन सी काम करती है, और चौथे कॉलम में बनाना है कि प्रत्येक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और पांचवे में हमारे पास था टीसीपी मॉडल। बस ये टेबल आपको बनानी है, और ये टेबल बनाने के बाद नंबर है स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं, जो मैं वर्क देता हूं वो करते भी हैं कि नहीं। ये आपको टेबल बनाकर देखो, इस टेबल में कंप्लीटली पूरा सारे कॉलम फिल हैं। मतलब मैंने अभी आपको जो टेबल दिखाई उसमें डिवाइसेस बनी हुई हैं, तो देख के सीधा टीप दो। प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, टीसीपी लिखा, सिर्फ एक कॉलम आपको अपनी खुद की नॉलेज से लिखना है जो मैंने ऑलरेडी लिखाया है। फंक्शन, जैसे एप्लीकेशन के आगे लिखोगे प्रोवाइड सर्विस, यानी यहां पे लिखेंगे यूजर सर्विस, जो यूजर को सर्विस देता है। बस ऐसे आपको हर एक लेयर का लिखते जाना है। लिखने के बाद एक टेबल बन जाएगी, टेबल का बढ़िया सा फोटो। हाँ, एक चीज और करना, इस टेबल पे ऊपर अपना नाम भी लिख देना। जैसे एक स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पे ले देता हूँ, मीनू, तो मीनू भाई आप अपना नाम लिखना और आप अपना शहर लिख देना, और एक बढ़िया फोटो क्लिक करना, जिसका फोटो या जिसका मुझे अच्छा लगेगा, हाँ इस स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, तो उसको मैं स्टेटस पे भी लगाऊंगा। और बाकी जिनके पास नहीं होगा तो वो फिर सवाल करेंगे सर ये है क्या, तो उनको भी पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो अगर आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ये टेबल फिर से देख लीजिएगा, अगर आपके पास टेबल नहीं है तो मैं रफ कर देता हूं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। ठीक है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना जो अभी आपके सामने है। एक कॉलम आपको अपनी तरफ से भरना है जो मैंने लिखाया था।
वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर आप कंफ्यूज या कहीं पे भूल गए तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेबल का स्क्रीनशॉट, इसमें एक कॉलम मिसिंग है जो आपको लिखना है, बाकी टेबल में चारों कॉलम फुल फिल है, तो उसमें तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ एक कॉलम में करना है। ये करना, बढ़िया फोटो, अपनी नाम नंबर मत लिखना, सिर्फ नाम और शहर लिख देना, फोटो मुझे भेजना। आपका फोटो आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी इंटरेस्टेड हैं क्लास को अच्छे तरीके से देखने में। मतलब ऐसा नहीं कि आप टाइम पास नहीं कर रहे, वैसे भी टाइम पास मेरे यहाँ पे कोई आता नहीं है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाता उस चीज में, क्लास ही उनको देता हूँ जो थोड़े इंटरेस्टेड हैं। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं पे देते हैं विराम, बाकी आगे के जो कंसेप्ट हैं वो हम आगे की क्लास में बात करेंगे, और जो होगा शाम को 7:30 बजे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में मुझे दीजिए परमिशन जाने की, मिलूंगा अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट क्वेरी है तो नंबर के साथ साथ कमेंट बॉक्स भी ही है आपके पास, दोनों में से कहीं पे भी रेज कर लीजिएगा। अगर दोनों में से कहीं पे क्लियर ना हो तो एक कॉल कर लेना, मैं वहां पे भी आपका डाउट व क्वेरी क्लियर कर दूंगा। मिलूंगा फिर नई सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।